नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ आपका दोस्त, आपका गुरु, आपका टीचर, आपका मेंटर और आशीर्वाद। दोस्तों कैसे हैं आप लोग। दोस्तों आपका स्वागत है अनअकैडमी यूपीएससी के यूट्यूब पोर्टल पर, जब हम चर्चा करने वाले हैं अपने शो करंट अफेयर्स के। दोस्तों जी हां, मौका है रात के 10 बजे का और आपके संग बात करनी है करंट अफेयर्स की। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले एक जरूरी जानकारी दोस्तों, आप मुझे फॉलो कर सकते हैं अनअकैडमी के डिफरेंट प्लेटफॉर्म पर, जहाँ हम जुड़े हैं प्लस पर, आइकॉनिक में हम जुड़े हैं आपके साथ, ऐप के ऊपर हम जुड़े हैं आपके साथ, यूट्यूब की ओर। दोस्तों जी हाँ, आप आ सकते हैं, जुड़ सकते हैं डिफरेंट प्लेटफॉर्म मेरे साथ, और मेरे साथ ही नहीं अनअकैडमी के टॉप एजुकेटर्स के साथ। जी हाँ, एक लंबी फेयरिस्ट है, जुड़ सकते हैं आप मेरे साथ। और रात को सुबह 9 बजे एटोल में और रात को 10 बजे अपने करंट अफेयर शो में। दोस्तों जी हाँ, लेकिन इसके अलावा दोस्तों आपके लिए एक बहुत शानदार ऑफर, एक बहुत अवेयरनेस वाला ऑफर। जी हाँ, यदि आपको लगता है कि कोई एजुकेटर अनअकैडमी के होल स्पेक्ट्रम में कोई एजुकेटर आपको कुछ गलत जानकारी दे रहा है, कुछ फैक्चुअल मिस्टेक हो रही है, इनएप्रोप्रिएट जानकारी हो रही है, आपको लगता है कि डिलीवरी करने का तरीका गलत है, तो आप जी हाँ आप उसकी रिपोर्ट कर सकते हैं और प्राइस प्राप्त कर सकते हैं। तो रिपोर्ट एंड विन, जी हाँ आपके लिए। ध्यान से देखिए सारे वीडियो, और पहले अगर आप कंप्लेंट करते हैं, पहले रिपोर्ट करते हैं, जो कि संभावना नहीं है, मैं अनअकैडमी के जानते हैं हम लोग कि नहीं होती गलतियां, लेकिन ह्यूमन बीइंग है, गलतियां हो सकती हैं, तो आप रिपोर्ट कीजिए और प्राइज जीतिए। दोस्तों इसके अलावा अनअकैडमी आपके लाता है 1-to-1 इंटरेक्शन। जी हमारे टॉप मेंटरों से 1-to-1 इंटरेक्शन आप कर सकते हैं यदि आप एनरोल होते हैं हमारे 2 या उससे अधिक के आइकॉनिक कोर्सेज में। दोस्तों 2 साल या उससे अधिक के आइकॉनिक कोर्स में रजिस्टर्ड हुई है 23 जून से पहले, और जुड़ जाइए हमारे लिमिटेड प्रोग्राम के साथ, जहां हमारे टॉप मेंटर्स, यानी कि आपके वो लोग जो अनअकैडमी माफ कीजिएगा मेंस क्वालिफाई कर चुके हैं, इंटरव्यू दे चुके हैं या फिर सिलेक्ट हो चुके हैं, उन मेंटर्स के द्वारा आप जुड़ सकते हैं। दोस्तों 1-to-1 गाइडेंस प्राप्त कर सकते हैं। करना क्या है, आइकॉनिक 2 साल का या उससे अधिक साल का आप हायर कीजिए। दोस्तों इसके अलावा आपके लिए महा सब्सक्रिप्शन ऑफर दोस्तों, यानी कि आज लीजिए जून महीने में आप हमारा कोर्स प्लस कोर्स और जुड़े रहेंगे आप अगले साल मेंस तक। जी हाँ, बहुत शानदार ऑफर, महा सब्सक्रिप्शन ऑफर आपके लिए दोस्तों, आपके लगभग 16-17 महीने का ऑफर है दोस्तों, 1 साल की फीस में 17 महीने तक। और इतना ही नहीं, आपके लिए चल रहा है भी डिस्काउंट, इस समय डिस्काउंट का ऑफर है दोस्तों, यानी आप जीएस और ऑप्शनल दोनों प्लस के आप प्राप्त कर सकते हैं 51,000 नियर बाय, और आइकॉनिक जीएस ऑप्शनल प्राप्त कर सकते हैं आप 68,000 नियर बाय। यानी आप आराम जुड़िए हमारे साथ, अच्छा ऑफर है, लंबी अवधि का ऑफर है, मेंटर्स के साथ ऑफर है दोस्तों, जुड़ने का अच्छा मौका है, आपकी तैयारी को बहुत अच्छा बनाने का मौका है, और इस तैयारी को और अच्छा कर सकते हैं आप चाहें तो। अगर पेमेंट करना चाहें, लोन की सुविधा भी है दोस्तों, आपके लोन की सुविधा भी 0% इंटरेस्ट रेट, एज वेल एज आपको मिल रही है 20 बुक्स दोस्तों यहाँ पर, यानी कि हार्ड बुक्स आपको मिलेंगी दोस्तों, आपकी भाषा हिंदी या अंग्रेजी में। जी हाँ, पहुँचना चालू हो गई हैं, तुरंत बुक कीजिए अनअकैडमी कोर्सेज को और जुड़ जाइए हमारे इन कोर्सेज के साथ दोस्तों। प्लस और आइकॉनिक अंतर आप जानते हैं, प्लस के अलावा आइकॉनिक के नए फीचर्स, जहाँ स्टडी प्लानर है, मटेरियल है, आपको एक्सपर्ट गाइडलाइंस हैं और पर्सनल गाइडेंस भी है दोस्तों। तो जुड़िए आइकॉनिक कोर्स हमारे साथ। इंपॉर्टेंट बात है, जुड़ना कैसे, दोनों ऐप पे जाइए, रजिस्टर्ड होइए हमारे प्लस या आइकॉनिक कोर्स में, जिसकी फीस 6 मंथ की, 12 मंथ की और 2 साल की आपकी लगी हुई दोस्तों। यहाँ पर आइकॉनिक कोर्स भी लगी है, लेकिन आपको इन सब के लिए आप डिस्काउंट प्राप्त करना चाहते हैं 10% कस्टमर एडिशनल, तो क्या करना होगा, आपको मेरा कोड यूज करना होगा दोस्तों, आशीर्वाद 10। जहां भी कोड मांगा जाए यूज कीजिए आशीर्वाद 10 और सब्सक्राइब कीजिए हमारे डिफरेंट प्लेटफॉर्म को दोस्तों। बाकी 23 जून से नए बैच शुरू हो रहे हैं, जुड़ने का एक और बहाना, महा ऑफर, डिस्काउंट, कॉम्बो, और 23 जून से नए बैच भी दोस्तों आपके लिए। इसके अलावा अनअकैडमी ऐप पर आपके लिए विशेष फीचर है, वो है आपके लिए टेस्ट का। जी हाँ, आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारी फ्री टेस्ट सीरीज, अनअकैडमी ऐप पर जाइए, फ्री टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं, या साथ ही साथ अनअकैडमी पर हर संडे होता है दोस्तों सुबह 11 बजे आपके लिए क्या, कॉम्बैक्ट। जी हाँ, जहाँ आप जीतिए अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन दोस्तों। जी हाँ, परफॉर्म कीजिए अच्छा, टेस्ट में अच्छे मार्क्स लेकर आइए, और अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन आपका वेट कर रहा है दोस्तों। तो जुड़िए इन सब कार्यक्रमों से। आइए शुरू करते हैं आपका लेक्चर चालू करने से पहले दोस्तों बता दूं मैं आपको आपका टेलीग्राम ग्रुप, जहां आप जुड़ सकते हैं मेरे साथ दोस्तों, जहां टेलीग्राम ग्रुप पर मुझे जुड़िए और क्लास के बारे में सभी अपडेट आप प्राप्त कर लीजिए दोस्तों। चलिए शुरुआत करते हैं हम लेक्चर की, लेट्स क्रैक इट। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की क्लास। पहली खबर आपकी स्क्रीन पर दोस्तों, ट्विटर को लेकर मंत्री साहब का कहना है, ट्विटर के बारे में हमारे इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्ट मिनिस्टर कहना है, माफ़ कीजिए कम्युनिकेशन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मिनिस्टर कहना हमारे यहाँ पर है कि ट्विटर का जो इंटरमीडिएट का जो स्टेटस था उसने नियमों का पालन नहीं किया और इसलिए उसको हटा दिया गया है ट्विटर के उस सुविधा से उसको, यानी कि ट्विटर को अब सोशल मीडिया इंटरमीडिएट नहीं माना जाएगा। अब उस पर जो भी कंटेंट लिखा जाएगा उसकी एडिटोरियल जिम्मेदारी होगी ट्विटर की दोस्तों। लेकिन यहाँ पर एक्सपर्ट का मानना है कि ये भी तुरंत लागू नहीं होगा सरकार का आदेश, सरकार कुछ और दिन प्रतीक्षा कर सकती है, आने वाले दिनों तक सरकार और प्रतीक्षा करेगी कि इसको लागू करेगी। ट्विटर ने कहा है कि हमने आपको अधिकारी का नाम लिख के भेज दिया है,
ट्विटर का कहना है कि सेंड डिटेल्स ऑफ द CCO, जो सरकार की मांग है कि आपको अधिकारी अपॉइंट करने पड़ेंगे अपने अपने कर्मचारियों के रूप में, जो कि शिकायत सुनवाई करेंगे, जो कि सरकार के कहने पर या इन्फोर्स एजेंसी कहने पर संबंधित ट्वीट को, कंटेंट को वहाँ से हटाएंगे। आपको अधिकारी का नाम पब्लिश करना पड़ेगा वेबसाइट पर अपनी और सरकार को बताना पड़ेगा। तो ट्विटर ने कहा है कि हमने डिटेल भेज दी सरकार को अपनी यहाँ पर, लेकिन सरकार ने मना किया, हमें को रिसीव ही नहीं हुई यहाँ पर। तो इस ऑफिशियल इस फास्ट कम्युनिकेशन के ज़माने में ट्विटर कह रहा है भाई मैंने इन्फॉर्मेशन भेज दी सरकार को, अधिकारी की, सरकार के लिए मिली नहीं इन्फॉर्मेशन हमको। तो समझ सकते हैं मुश्किल अपने आप में, लेकिन हाल फिलहाल इंटरमीडिएट स्टेटस को छीन लिया सरकार का कहना ये है। लेकिन एक्सपर्ट हमारे मानते हैं कि ये तुरंत संभव नहीं हो पाएगा, ये तुरंत संभव नहीं होगा, क्योंकि इसके लिए ऑलरेडी कोर्ट में केस चल रहा है ट्विटर का, तो शायद तुरंत लागू नहीं होगा यहाँ पर। ये इम्पॉर्टेंट बात ये भी है कि सरकार कह रही है कि ट्विटर ने अपनी वेबसाइट पर पब्लिश नहीं किया अपने CCO का नाम, जबकि ट्विटर कहना है कि इनमें से किसी ने भी फेसबुक, इंस्टा, यूट्यूब या किसी ने भी CEO का नाम अपनी वेबसाइट पर नहीं दिया है। आखिर हमारे पीछे क्यों पड़े हैं आप? किसी ने भी तो नाम नहीं दिया CCO का अपनी वेबसाइट के ऊपर। तो काफ़ी कुछ कंट्रोवर्सी चल रही है, उम्मीद करेंगे बहुत जल्दी क्लियर पिक्चर सामने आ पाएगी। हाल फिलहाल के लिए जो सरकार के मंत्री का स्टेटस है यहाँ पर, उन्होंने क्लियर कह दिया कि भैया हमने छीन लिया है ट्विटर से ये इंटरमीडिएट का स्टेटस। दोस्तों चलिए आगे बढ़ते हैं आपके साथ। आपको याद होगा, बताया था कुछ दिन पहले खबर में हमारे पास कि 50 लाख से ऊपर जिनके यूज़र हैं, जिन सोशल मीडिया फर्म्स के पास, उनको अपॉइंट करने पड़ेंगे शिकायत निवारण अधिकारी, जांच अधिकारी, यानी ऐसे अधिकारी अपॉइंट करने पड़ेंगे जहां सरकार सीधे उस अधिकारी को कहेगी उस वीडियो को, उस ट्वीट को हटा सके, वो शिकायतों की सुनवाई कर सके लोगों की। तो और सरकार को सबमिट करने पड़ेंगे, नाम बताना पड़ेगा कौन कौन से कर्मचारी हैं आपको। सभी ने कर दिया है। ट्विटर पे आरोप है कि उसने अब तक अपॉइंट नहीं किए ऐसे कर्मचारियों का। ट्विटर ने कहा हमने नाम लिख के दे दिया सरकार को, सरकार कह रही हमको नाम नहीं मिले हैं। तो ये ऑफकोर्स इस मुश्किल अपने आप में इसको कह पाना कि सही पिक्चर क्या है, लेकिन हाल फिलहाल ट्विटर का स्टेटस छीन रही है सरकार, ये सामने बात आ गई है दोस्तों। ठीक है क्या दोस्तों, खबर ठीक है हमारे पास, समझ में आ रहा है? बीच में सारी बातें क्लियर हैं? ऑडियो वीडियो क्लियर चल रहा है? कुछ बातें शिकायत कर रहे हैं कि ऑडियो नहीं आ रहा है सर, ऑडियो वीडियो ठीक चल रहा है हमारे भी दोस्तों। चलिए ओके दोस्तों आगे बढ़ेंगे। कैबिनेट की मीटिंग हुई कल, तो कैबिनेट की मीटिंग में काफ़ी कुछ निकल के आया दोस्तों। कैबिनेट की मीटिंग पहले निकल के आया कि कैबिनेट ने फैसला किया है कि फॉस्फेटिक फर्टिलाइज़र जो होते हैं, फॉस्फोरस वाले फर्टिलाइज़र जो होते हैं, उस पर पोषण सब्सिडी जो दी जा रही है उसमें 3 गुना वृद्धि की जाएगी। यानी कि सुन लीजिए आप लोग, यहाँ काम का है, फास्फोरस उर्वरक जो होते हैं, DAP होता है, जैसे कि फास्फोरस उर्वरक होता है एक, तो DAP फर्टिलाइज़र हुआ, या ऐसे जो फर्टिलाइज़र जिनमें फास्फोरस यूज़ होता है, तो फास्फोरस पर सरकार कह रही है भैया कच्चा माल का दाम बढ़ गया है, रॉ मटेरियल महंगा हो गया है, और ऐसे में कंपनी को महंगा पड़ता है DAP बनाना यहाँ पर। तो सरकार ने कहा ठीक है, हम आपको लाइए महंगा, हम आपको सब्सिडी देंगे। 3 गुना रेट बढ़ा दिया सरकार ने फास्फोरस सब्सिडी पर, यानी कि किसान को उतने ही रेट में मिलेगा, सारा बर्डन भारत सरकार अपने कंधों पर ले रही है। यानी कि न्यूट्रिशन बेस्ड सब्सिडी, आपको याद होगा बताया था ना NBS के बारे में आपको दोस्तों, नाइट्रोजन के अलावा यानी यूरिया के अलावा हर किसी पे NBS चलता है इस समय, नाइट्रोजन पे नहीं चलता है। NBS फास्फोरस हो, पोटाश हो, अन्य चीज़ों पर सल्फर हो, हर किसी पे NBS सब्सिडी नियम चलते हैं। यहाँ पर सरकार ने 3 गुना बढ़ा दिया है सब्सिडी का रेट, जो कि मिलता था यहाँ पर कंपनियों को, ज़्यादा सरकार सब्सिडी देगी। कारण क्या है, जो आयातित कच्चा माल है उसमें काफ़ी महंगाई बढ़ गई है उसमें। बाकी नाइट्रोजन, पोटेशियम, सल्फर जो है उतना ही होगा जितना कि लास्ट ईयर था। ठीक है, तो फास्फोरस उर्वरक महंगा हो रहा था, जिसके बाद में सरकार ने उसको सस्ता करने के लिए हैवी सब्सिडाइज करने का फैसला किया है दोस्तों। तो याद रहेगी आपको बात। अभी सरकार ने, हमने बात भी की थी कुछ दिनों पहले आपके साथ, न्यूट्रिशन बेस्ड सब्सिडी की, नाइट्रोजन सब्सिडी की हमने पूरी बात की थी चर्चा। न्यू इन्वेस्टमेंट प्लान, रामागुंडम प्लान की बताई थी आपको खबर, मैंने शायद 3-4 दिन पहले बताया था मैंने आपको, रामागुंडम तेलंगाना का प्लांट। बात हुई थी इन्वेस्टमेंट पॉलिसी की, न्यू इन्वेस्टमेंट पॉलिसी 2012 की, जिसके तहत सरकार पुराने यूरिया संयंत्रों को दोबारा शुरू करना चाहती है। उम्मीद कर रहा हूँ सारी बातें आपको याद होंगी। बरौनी, सिंदरी, गोरखपुर, तलचर और रामागुंडम, 5 प्लांट आपको याद होंगे, ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों। ठीक है, बरौनी, सिंदरी, गोरखपुर, तलचर, रामागुंडम, अलग राज्यों में फैले हुए प्लांट, 5 राज्यों में। ये देश में उर्वरक क्षेत्र में बनना है हमको आत्मनिर्भर। क्लियर है खबर? तो आगे बढ़ जाएंगे दोस्तों हम लोग स्पीड में। खबर क्लियर है तो आगे बढ़ेंगे हम लोग। आज मेरा टारगेट है कि 2 सेशन में आपके संग इस करंट अफेयर्स को पूरा करके हम लोग 3rd सेशन आराम से टेस्ट लेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आगे चलेंगे आपके साथ। अगली खबर है सर, डीप ओशन मिशन या डीप ओशन माइनिंग की बात कर लें। सुनिए दोस्तों, कैबिनेट ने स्वीकृति दे दी है डीप ओशन माइनिंग की।
क्या है पूरी बला, क्या है पूरा मामला दोस्तों, जानने का प्रयास करेंगे आपके साथ। क्या है डीप ओशियन मिशन, चलिए पूरी बात जानते हैं। जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों, एक बार चर्चा हुई थी मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस की, मैंने क्लास दी थी आपसे अर्थ साइंस की, पृथ्वी विज्ञानी क्लास हुई थी मेरी आपके साथ ऐप के ऊपर, और मैंने आपको समझाया था पूरा पृथ्वी विज्ञान के बारे में कि कौन कौन से डिपार्टमेंट में काम करता है। ज़मीन के नीचे, समुद्र में गहराई में जाना हो, ध्रुवों पर जाना हो, पोल पर जाना हो, एटमॉस्फेयर का स्टडी करनी हो, साइक्लोन का स्टडी करना हो, मौसम का अध्ययन करना हो, मानसून का अध्ययन करना हो, तो मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस काफ़ी सारे काम करता है सर। जैसे कि ओशियन स्टडी करता है सर, ये इनकॉइस है हमारे पास। ये एटमॉस्फेयर का स्टडी करता है, जल मंडल, थल मंडल, स्थल मंडल, पाताल मंडल, सबका अध्ययन यही करता है। क्रायोस्फीयर का स्टडी करता है सर ये, हिमांक मंडल, ध्रुवों का अध्ययन, हिमालय के ग्लेशियर का अध्ययन यही करता है सर। इसके अलावा स्टडी करता है सर किसका, ओशियन का, एटमॉस्फेयर का, क्रायो का, या सेस्मिक वेव्स का स्टडी करता है सर ये। भूकंपीय गतिविधियों का अध्ययन करता है सर ये, भूकंपीय गतिविधियों का अध्ययन करना यही करेगा आपका। चलिए दोस्तों, तो काफ़ी कुछ काम करता है हमारा मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस, ठीक है। इसी के तहत ओशियन की बात करें दोस्तों, तो ओशियन की बात कर लें, समुद्रों की बात कर लें, तो भारत सरकार डीप ब्लू सी मिशन लेकर आने वाली है, ला चुकी है दोस्तों यहाँ पर वो। इस मिशन में क्या क्या करना है सुनिए आराम से। अच्छा, याद है काम की बात है। भारत सरकार का एक कैंपेन है समुद्रयान, गगनयान, चंद्रयान, मंगलयान, शुक्रयान, सूर्ययान और अब समुद्रयान भी, ठीक है। हालांकि सूर्ययान ऐसी कोई चीज़ नहीं है, आदित्य को कहते हैं सूर्ययान हम लोग बोलते हैं, हम लोग, मैं बोलता हूँ केवल समुद्रयान की बात करो दोस्तों। तो समुद्रयान क्या है अपने आप में, बात करिए समुद्रयान के बारे में सर। अल्टीमेटली भारत सरकार का उद्देश्य है कि समुद्रों की गहराई में जाकर रिसर्च को बढ़ावा दिया जाए, ठीक है सर। इसको अब तकनीकी भाषा में आप बोल रहे हैं यहाँ पर, क्या बोल रहे हैं, डीप ओशन माइनिंग या डीप ओशन मिशन की बात कर रहा हूँ। अल्टीमेट गोल क्या है इसका, एक्सप्लोर करना है डीप ओशियन को सर, मिनरल रिसोर्स के लिए, खनिज संसाधनों के लिए, और हमें डेवलप करनी है डीप सी टेक्नोलॉजी टू सस्टेनेबल यूज ऑफ ओशियन रिसोर्सेज। ध्यान सुनिएगा, दो काम करने हैं सर डीप ओशियन मिशन के, दो उद्देश्य, दो पवित्र उद्देश्य क्या हैं, आराम से समझिएगा। डीप ओशियन मिशन के दो पवित्र उद्देश्य, पहला, जो खनिज रखे ना गहराई में समुद्र की, उनको एक्सप्लोर करना है, उनका उत्खनन करना है, उनका माइनिंग करना है। तो पहला तो मिनरल्स हैं सर, यहाँ पर माइंस एंड मिनरल्स हैं, जो कि रुपए की बात हो गई सर। दूसरी बात, हमको टेक्नोलॉजी डेवलप करनी है, तकनीक का विकास करना है, जिससे क्या कर सके हम लोग, सस्टेनेबल यूज़ ऑफ ओशन रिसोर्सेज, जिससे हम समुद्री संसाधनों का सतत प्रयोग कर सकें। जी हाँ दोस्तों, समुद्री संसाधनों के सतत प्रयोग के लिए ये काम हम करना चाहेंगे, यहाँ पर टेक्नोलॉजी का विकास करना चाहेंगे, उसके लिए डीप ओशन मिशन काम कर रहा है। यहाँ तक बात समझ में आ गई सर। तो दो काम करना है, ओशन रिसोर्स निकास का सस्टेनेबल यूज़ करने के लिए, सस्टेनेबल या सतत प्रयोग करने के लिए हम ओशन डीप मिशन चला रहे हैं, ठीक है सर। आगे बढ़ेंगे यहाँ पर हम लोग यहाँ से। अब सवाल यहाँ पर उठता है दोस्तों, सवाल ये उठता है यहाँ पर इसमें हम करने क्या वाले हैं। पहली बात ध्यान सुनिएगा दोस्तों, एक संस्था का नाम आता है बार बार, संस्था का आपको याद होना चाहिए नाम दोस्तों। कौन संस्था है मालूम है आपको, वो संस्था है हमारी एनक्लॉज के तहत बनाई गई, ठीक है सर। हम बात कर रहे हैं दोस्तों एक संस्था जो काम करती है, यूएन क्लॉज का नाम सुना होगा आपने, सुना यूएन क्लॉज का नाम, एक अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन है दोस्तों। ये समुद्र के नियम तैयार होते हैं, इस्टेब्लिश इन 1982 के आसपास इस्टेब्लिश किया गया था सर इसको। यहाँ पर यूएन क्लॉज संयुक्त राष्ट्र का कन्वेंशन है दोस्तों, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑफ द लॉ ऑफ द सी, समुद्र के नियम का अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन है सर। इसके तहत एक बनी है आईएसए, इंटरनेशनल सी बेड अथॉरिटी, इंटरनेशनल सी बेड अथॉरिटी बनी है सर, किसके अधीन, यूएन क्लॉज के अधीन बनाई गई है। हेडक्वार्टर जमैका में है इसका, जमैका की राजधानी किंगस्टन, वहाँ पर इसका हेडक्वार्टर है सर आईएसए का। इंटरनेशनल सी बेड अथॉरिटी काम करती है सर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ सुनिएगा आराम से, ये संस्था करती क्या है, ध्यान सुनिएगा दोस्तों। हम कहते हैं जैसे हमारे में बात करें, अपने बात करें हम लोग, ये हमारा मैप है मान लीजिए, तो यहाँ पर हमको अधिकार होते हैं माइनिंग करने की। ये हमारा इलाका है, 200 नॉटिकल माइल तक हमारा ये EEZ कहलाता है, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, अनन्य आर्थिक क्षेत्र कहलाता है दोस्तों ये 200 नॉटिकल माइल तक। उसके बियॉन्ड हमारा अधिकार नहीं है, हमारा अधिकार 200 नॉटिकल माइल तक है, 200 समुद्री मील तक है, उसके बियॉन्ड हमारा अधिकार नहीं होता, उसके बियॉन्ड हम माइनिंग नहीं कर सकते। उसके बियॉन्ड ओपन सीज होते हैं, खुले समुद्र होते हैं, और खुले समुद्रों में माइनिंग कौन करता है दोस्तों, जिसको आईएसए अप्रूव करती है। जी हाँ, इंडियन नहीं, इंटरनेशनल सी बेड अथॉरिटी। इंटरनेशनल सी बेड अथॉरिटी होती है दोस्तों जो खुले समुद्रों में माइनिंग का अधिकार देती है, किसे, यहाँ पर कंट्रीज़ को। टेंडर निकालती है, कंपनी
अपनी इच्छा जाहिर करती हैं और किसी मान लो होता है चाइना को मिल जाए, यहाँ पर बांग्लादेश को मिल जाए, पाकिस्तान को मिल जाए, अमेरिका को मिल जाए, वॉट जिसे ये देना चाहते हैं उसे दे देते हैं। ठीक है सर, ऑन द बेसिस ऑफ प्रायोरिटी, ऑन द बेसिस ऑफ उनकी लर्निंग क्या है उनकी, उनको दे देते हैं ISA सर। तो ISA भारत को भी अलॉट करता है कभी सारे, हमको दिया उसने मेडागास्कर के पास, उसने हमको दिया माइनिंग करने के ब्लॉक दिए सर यहाँ पर कई सारे। अब हम पास ब्लॉक तो हैं, तकनीक नहीं है नीचे जाने की, कैसे निकाल के लाएं उसको वहाँ से, कैसे निकाल के लाएं वहाँ से उन मिनरल्स को जो छुपे हुए हैं समुद्र के तल पर बिखरे हुए हैं इन द फॉर्म ऑफ मल्टी नोड्यूल्स। जी हाँ, बने हुए हैं यहाँ पर वो नोड्यूल्स की फॉर्म में, छोटी बॉल्स की फॉर्म में रखे हुए हैं सर, वो मेटलिक नोड्यूल्स हैं, धात्विक नोड्यूल्स हैं, धात्विक बॉलें हैं सर, पड़ी हुई हैं सरफेस पे नीचे, उठा के लाइए, कोबाल्ट, जिंक, उसके अंदर कॉपर, एक साथ शानदार धातुएं होंगी सर यहाँ पर। तो ये दोस्तों पॉलीमेटलिक नोड्यूल्स या पॉलीसल्फरिक नोड्यूल्स बोलते हैं दोस्तों हम लोग, पॉलीमेटलिक सल्फर या पॉलीमेटलिक सल्फर्स बोलते हैं, सल्फेट्स बोलते हैं दोस्तों हम लोग। क्या होता है ये जो गोलियों के फॉर्म में पड़े नीचे, ये धातुएं जो है ना सर, ये छोटी गोलियों की फॉर्म पड़ी हुई है नीचे, सल्फेट की फॉर्म में, कॉपर सल्फेट, जिंक सल्फेट, आयरन सल्फेट, कोबाल्ट सल्फेट पड़ा हुआ है सर नीचे, उसको उठा के लाओ, सल्फर निकालो, कॉपर निकालो, आयरन निकालो, यानी सल्फेट की फॉर्म में है। पॉलीमेटलिक सल्फेट या पॉलीमेटलिक नोड्यूल्स छोटी बॉल के फॉर्म में पड़े हैं दोस्तों ये पॉलीमेटलिक नोड्यूल्स। नोड्यूल्स मतलब छोटी गेंदें फॉर्म में है ये, ठीक है, नोड्यूल्स कहते हैं हम लोग इनको, उस फॉर्म में पड़े, उठा के लाना है। हाँ, बस तकनीक नहीं है, तकनीक नहीं है, इसके लिए हम क्या कर रहे हैं सर, डीप ओशन माइनिंग सीखना चाहते हैं। जी हाँ, वी नीड अ टेक्नोलॉजी। दोस्तों डीप ओशन मिशन के 2 उद्देश्य हैं। पहला, एक्सप्लोर डीप ओशन फॉर मिनरल रिसोर्स, खनिज संसाधनों के लिए तकनीक विकसित करो, एक्सप्लोर करो यहाँ पर, और टेक्नोलॉजी यूज बनाओ जिससे हम समुद्री संसाधनों को बेहतर प्रयोग कर सकें। बात समझ आई दोस्तों आपको मेरी, यहाँ पर पूरी चर्चा समझ में आई? लिंक कर लीजिए वो लेक्चर आपने देखा तो और अच्छी बात हो जाएगी। सोने पे सुहागा, नहीं तो कोई बात नहीं, सुहागा ही ले लो, सोना छोड़ दो। यहाँ आ जाओ दोस्तों, इधर से पढ़ते हैं आराम से हम लोग यहाँ पर। तो करना क्या है इसमें, इस मिशन में होगा क्या सर, इस मिशन में क्या करेंगे हम लोग, एक पनडुब्बी टाइप की मशीन नीचे जाएगी सर, जिसमें 3 लोग बैठे होंगे सर हमारे। जैसे गगनयान ऊपर जाने वाला 3 लोगों को लेकर, समुद्रयान नीचे जाने वाला है गहराई में। कितनी गहराई में, वो तो जाएंगे 400 मीटर ऊंचाई तक ना, बस 400 क्या मतलब आप कीजिएगा, 400 किलोमीटर ऊंचाई तक जाएंगे। ये कितना जाएंगे, 6 किलोमीटर नीचे। जी हाँ दोस्तों, ये जाएंगे 6000 मीटर नीचे जाएंगे दोस्तों ये समुद्र के तल पर, और वहाँ पर सेंसर और टूल्स का यूज़ करेंगे और स्टडी करेंगे। कुल मिलाकर इतनी गहराई तक 3 लोगों को ले जाने की क्षमता बहुत ही कम देशों के पास है, इंडिया उसमें से एक होने वाला है दोस्तों। तो डीप सी ओशन माइनिंग आप देख रहे हैं मिशन। क्या मिशन क्लियर हो गया सब लोगों को यहाँ पर? ठीक है, अब आ जाओ आगे चलते हैं, आप थोड़ा सा डिस्कवर करें आखिर क्यों कर रहे हैं इतनी मेहनत सर, यूज़ क्या है इसका। मिशन है 5 साल का दोस्तों, 4000 करोड़ रुपये खर्च करेंगे। पहले फेज 3 सालों में खर्च होगा इतना पैसा, बाकी 2 साल और, तो 5 सालों का मिशन है दोस्तों ये। यानी 5 सालों में हम डेवलप करेंगे, डीप सी में जाने की तकनीक को डेवलप करेंगे दोस्तों। और मंत्रालय कौन सा होगा इसके लिए, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय इसके लिए नोडल एजेंसी कह लीजिए, शीर्ष संस्था बोल लीजिए एक प्रकार से, वो यहाँ पर काम करेगी सर। मित्र हमारे पूछ रहे हैं सर वाटर प्रेशर कैसे हैंडल करेंगे, बेटा ये तो हमें डेवलप करना है, ये डेवलप करेंगे। पैसा कैसी सरकार दे रही ना कि वाटर प्रेशर, गवर्नमेंट प्रेशर, पॉलिटिकल प्रेशर, रिलीजियस प्रेशर, सब आपको कवर करना पड़ेगा यहाँ पर। तो सरकार पैसा दे रही है, तकनीक सीखेंगे हमारे लोग यहाँ पर 4000 करोड़ में कि आखिर कैसे बनाई जाए पनडुब्बियाँ। अभी 600 मीटर तक जाते हैं, कैसे जाएंगे 6000 मीटर तक, तो हम डेवलप करेंगे तकनीकों को। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़े हम लोग यहाँ से। तो समुद्र का मंथन किसी ने अच्छा कहा, मंथन करेंगे, देखते हैं क्या निकलता है वहाँ से। चले दोस्तों, ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं सर, आगे बढ़ते हैं आपके साथ, आगे चलेंगे हम लोग यहाँ से। रिलीजियस मतलब ऐसे जोड़ दिया मैंने, रिलीजियस मतलब समझ सकते हैं ना, हमारे तो हर चीज़ में अब कोवैक्स वैक्सीन बन रही है, उसमें लोग विरोध करते हैं कि उसमें वो कुछ गाय बछड़े को डाल दिया। विरोध तो वो तुम्हारे होता है, हर साइंटिफिक का विरोध होता है हमारे यहाँ। ठीक है, चलो कोई बात नहीं दोस्तों, कोई बात नहीं, आगे बढ़ेंगे हम लोग। अच्छा, अब बात सुनिए सर, किन किन देशों पास तकनीक है इतनी गहराई तक जाने की सर। यूएस, चाइना, रशिया, फ्रांस, जापान। चाइना 2 बार के लिख दिया मैंने, ये होता समस्या ही है ना आपके साथ। अभी पकड़ लेंगे, देखिए सर आपने लिखा है 5, यहाँ गिना रहे हैं 6। मैं कंप्लेंट करूँगा, प्राइस जीतना चाहता हूँ मैं, आप मेरी कंप्लेंट कर देंगे तो बेहतर मैं इसको तुरंत खुद काट दूँ, ठीक है ना, वरना आप पकड़ के ले जाएंगे इस बात को। सर यहाँ लिखा था 5 और यहाँ 6 लिखा है आपने, तो आप गलत पकड़ लेंगे यहाँ पर। आपको तो आइडेंटिफाई करना है, मज़ा आएगा आपको काम में। चलो खेल खेलें, ठीक है। सुन लो दोस्तों, अंतर नहीं पड़ रहा। यूएस, चाइना, रशिया, फ्रांस, जापान। खुद बताता हूँ आपको प्राइस जीतने का मौका कहाँ मिलेगा, ठीक है, मैं बताऊँगा प्राइस कहाँ जीत सकते हैं आप लोग, ठीक है।
तो सुन लो, तो 5 देश हैं इसमें, चाइना 2 बार लिख गया, यूएस, चाइना, रशिया, फ्रांस, जापान। ठीक है दोस्तों, मुश्किल नहीं होगा, इनके पास ये तकनीक है। ये तकनीक कोई प्राइवेट कंपनी ऑफर नहीं करती है, प्राइवेट कंपनी ऑफर नहीं करती, ओपन मार्केट में नहीं कि आप खरीदो और चले जाओ गहराई में। जैसे आजकल तो आप स्पेस में जाना चाहो तो प्राइवेट कंपनी ऑफर कर रही हैं, जाओ टूरिस्ट बन जाओ। अब इंडिया गगनयान लॉन्च करेगा, हमारे 3 अंतरिक्ष यात्री जाएंगे ऊपर, इसरो डेवलप कर रहा है, वो बेचारे घूमने जा रहे हैं वहाँ पर लोग आराम से। ठीक है, ये भी हो रहा है कि भैया मिलियंस डॉलर तो घूम के आओ बढ़िया ऐसे ही। तो प्राइवेट कंपनी आ गई ना सेक्टर में, ऐसी गहराई में अभी तक प्राइवेट कंपनियाँ नहीं आई हैं दोस्तों। ठीक है ना, चलो दोस्तों आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आगे चलेंगे आपके साथ। आप समझिएगा इसका प्रयोग क्या, इसका यूज़ क्या करने वाला है, ध्यान सुनिएगा दोस्तों, इसका यूज़ क्या क्या होगा पूरे मिशन का, इस पूरे मिशन से फ़ायदा क्या होगा, बेनिफिट क्या होगा, पॉइंट वाइज लिखते जाएं दोस्तों, पॉइंट वाइज देखेंगे आपके साथ इस मिशन के फ़ायदे क्या होंगे। मैं एक साइड बनाता हूँ यहाँ पर, अच्छा रहेगा। तो पॉजिटिव एस्पेक्ट क्या है इस मिशन के, पॉइंट नंबर 1 नोट करेंगे, क्या होगा सर, हम लोग मिनरल्स ला पाएंगे, 6000 मीटर गहराई पे जाकर खनिज उत्खनन कर पाएंगे। ठीक है सर, पहली बात। कमर्शियल एक्सप्लोइटेशन करेंगे, सीधी बात है, कुल मिला के इकोनॉमी को फ़ायदा होगा, इससे इकोनॉमी को फ़ायदा होगा, पहला काम सर। ठीक है, इंटरनेशनल सीबेट को बताया मैंने आपको नाम, जहाँ उसने दिए हैं, तो जिसने जो हमको अलॉट इलाके हैं उनका हम यूज़ कर पाएंगे। यानी दूसरा फैक्ट, दूसरा पॉइंट सर, पहला पॉइंट ये हो गया कमर्शियल, दूसरा जो हमको इंटरनेशनल सीबेट अथॉरिटी ने, ISA ने जो हमको इलाके दिए हैं उनको हम एक्सप्लॉइट कर पाएंगे, अदरवाइज़ वो टेंडर मतलब नहीं रह जाएगा। तो जो हमको रिसोर्स अलॉट किए गए हैं उनका यूटिलाइजेशन हो पाएगा, प्राप्त संसाधनों का, आवंटित संसाधनों का दोहन हो पाएगा, जो हमको रिसोर्स अलॉट किए ISA ने उनको हम यूटिलाइज कर पाएंगे। ठीक है, दूसरा पॉइंट दोस्तों। तीसरा पॉइंट क्या मिलेगा आपको लिखने के लिए, क्या कर रहे हैं सर, इससे हमारी ब्लू इकोनॉमी जो प्रायोरिटी है सर, आपको याद है ब्लू इकोनॉमी पर स्ट्रेटजी आ गई है सरकार की, क्या आप जानते हैं, कभी सुना है आपने ब्लू इकोनॉमी पर लेक्चर मेरा या किसी और का, सुना होगा। ब्लू इकोनॉमी के 10 प्रायोरिटी आपको याद होंगी, कंठस्थ हो गई होंगी, मैंने पहले भी कहा था, कई बार कहा था, याद कर लेना। ठीक है ना, बिल्कुल समझाया था, 360 नहीं कह रहा हूँ दोस्तों, तो ब्लू इकोनॉमी पर हमने यही बात की थी आपके साथ यूट्यूब पर अभी कुछ दिनों पहले ही, जब ड्राफ्ट आया था ब्लू इकोनॉमी स्ट्रेटजी का दोस्तों, पूरा समझाया था मैंने, 10 पॉइंट इसमें प्रायोरिटी क्या क्या हैं। वो 10 पॉइंट में एक पॉइंट था कमर्शियल एक्सप्लॉइटेशन ऑफ ओशन रिसोर्सेज। जी हाँ, ब्लू इकोनॉमी के जो लक्ष्य हैं, कंपोनेंट, दिस कंपोनेंट विल हेल्प द ब्लू इकोनॉमी। जी हाँ, इससे हमारी नीली अर्थव्यवस्था की जो प्रायोरिटीज़ थी 10, उनको फ़ायदा मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, ठीक है, आगे बढ़ें सर हम लोग। इसके रणनीतिक फ़ायदे भी होंगे सर, अब समुद्री गहराई में आप जाना सीख जाओगे, इतनी गहराई में जाना सीख जाओगे, स्टडी करोगे वहाँ के बेस का, बहुत काम का, वॉर के टाइम बहुत काम का स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस सर। तो यहाँ पर चौथा पॉइंट सर आपके लिए वो है स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस, रणनीतिक महत्व का काम है सर ये। ठीक है, इसके अलावा सर इससे मौका मिलेगा, स्वदेशी तकनीकों को बढ़ावा मिलेगा देश की। अगला पॉइंट, स्वदेशी तकनीकों को बढ़ावा मिलेगा दोस्तों, इंडिजिनस टेक्नोलॉजी बढ़ेगी इसकी। जी हाँ दोस्तों, इसके अलावा जब हम डीप ओशियन, गहरे समुद्र में जाने के लिए जहाज़ तैयार कर रहे होंगे, रिसर्च वेसल तैयार करेंगे अध्ययन करने के लिए, इससे क्या होगा सर, जॉब क्रिएट होंगे। जी हाँ, जॉब क्रिएट होंगे, इससे देश में कोई स्वदेशी जहाज़ बनाएंगे, वो गहराई में जाएगा, जॉब मिलेगी आप लोगों को, उम्मीद करते हैं। इसके अलावा मिशन ऑल्सो डायरेक्ट टूवर्ड्स कैपेसिटी डेवलपमेंट द मैरीन बायोलॉजी। जी हाँ, इससे हम लोग समुद्र के जो जीव हैं, जो मछलियाँ हैं, उनका अध्ययन कर पाएंगे, उनका हम लोग स्टडी कर पाएंगे, क्षमता निर्माण हो पाएगा, जिससे और जॉब पैदा होंगे देश में दोस्तों। तो कुल मिला के समुद्री संसाधन, संसाधन मतलब केवल मिनरल रिसोर्स नहीं, जो मैरीन रिसोर्स हैं, मैरीन बायोटिक रिसोर्स हैं, जैविक संसाधन जो हैं वहाँ पर, उनका स्टडी भी कर पाएंगे हम लोग। अब जाएंगे गहराई तक, मछली दिख गई नहीं कोई, बड़ी अच्छी बात है, इसका इसको भी नोट करो फटाफट। अच्छा, ये कोई शार्क दिख गया, अच्छा इसको भी नोट करो फटाफट। तुम्हारा क्या होगा, हमारे समुद्रों के बारे में हमारा अध्ययन बेहतर होगा, मैरीन लाइफ को हम लोग बेहतर रूप से जान पाएंगे दोस्तों। हो पाएगी बात, तो नए जॉब पैदा होंगे इससे अल्टीमेटली, तो फ़ायदा ही फ़ायदा है, विन एंड विन है। ये हैं कुछ इसके फ़ायदे। हो पाएगा दोस्त, फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन प्लस फ़ायदे प्लस डीप ओशन मिशन, याद रहेगा। क्या मांगे बढ़ सकते हैं, क्या मांगे बढ़ सकते हैं दोस्तों, बताइए फटाफट मुझे आप लोग। मामला सेट है सर, मामला सेट है जी। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं आपके साथ, अगले टॉपिक पे आएंगे हम लोग। अगला टॉपिक क्या है सर, कैबिनेट ने काम और कर दिया दोस्तों, इनलैंड वेसल बिल पास कर दिया है कैबिनेट ने, संसद में रखा जाएगा मंजूरी के लिए दोस्तों। आंतरिक जहाज रानी की बात करें, जो इनलैंड वाटरवे है हमारे यहाँ, नदियों पर जो जहाज चलते हैं, पानी के जहाज, पानी में चलते हैं जहाज, उनके लिए बिल है दोस्तों। क्या है, सुन लीजिए, बड़ा इंटरेस्टिंग बिल है, कैबिनेट ने अप्रूवल दी है, बहुत जल्दी पार्लियामेंट में जाएगा अभी सर ये। तो शिपिंग मिनिस्ट्री जो है देश की, जहाज रानी मंत्रालय जो है देश का,
उनका प्रस्ताव था जिसको कैबिनेट ने मंजूरी दे दी। अच्छी बात, दे दीजिए मंजूरी। इसमें क्या कहा गया है समझिएगा दोस्तों, अभी पार्लियामेंट में जाएगा मंजूरी के लिए। इससे क्या होगा, देश में जो आंतरिक जलमार्ग हैं, इनलैंड वाटरवेज हैं, उनमें जो जहाज चलते हैं उनके मानक, उनके स्टैंडर्ड्स, उनके रूल्स रेगुलेशन तैयार हो पाएंगे। तो इनलैंड वेसल बिल मतलब जो जहाज चलते हैं उनके मानक, कितना बड़ा जहाज, कितना चौड़ा होगा, कितना भारी हो सकता है, कितने क्रू मेंबर के रेगुलेशंस क्या होंगे, कितना पेट्रोल पे, डीजल पर, ग्रीन पावर पर चलेगा, सब कुछ लिखा होगा जहाज़ों के लिए, नॉट वाटरवे के लिए। पानी का जल मार्ग बनाना उसके लिए अलग बिल है। इनलैंड वाटरवे बिल पास हो चुका है संसद में, लगभग 116 वाटरवे बन रहे हैं, वो अलग बात है, वो एक ऑल टुगेदर डिफरेंट बॉल गेम है। लेकिन यहाँ बात कर रहे हैं जो पानी के जहाज़ हैं, तो जहाज़ चलेंगे उस पर, छोटे छोटे स्टीमर, छोटे जो शिप चलेंगी, उनकी बात हो रही है। जी हाँ दोस्तों, तो यहाँ पर जो वेसल्स चलेंगे उनकी बात हो रही है। अलग राज्यों में जाएंगे वो, तो मानक एक से होना ज़रूरी है, वरना इस राज्य के मानक कुछ होंगे उसके अलग कुछ होंगे, मुश्किल हो जाएगी। वो कहेगा नहीं कोरोना डिस्टेंस दूर दूर बैठो, वो कहेगा पास पास बैठो, मुश्किल हो जाएगी यहाँ पर। तो ऐसे में कॉमन वेसल डिज़ाइन, प्रमोट ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ये फ़ायदा होगा। क्या बात समझ में आ रही है? फिर सुनिए आराम से, धीरे धीरे। भारत सरकार आंतरिक जलमार्ग को बढ़ावा देना चाहती है, इनलैंड वाटरवे को बढ़ावा देना चाहती है। देश में मोर देन 100 इनलैंड वाटरवेज बन रहे हैं, हमारे यहाँ पर आंतरिक जलमार्ग बन रहे हैं। कुछ चालू हो गए इलाहाबाद से हल्दिया तक, प्रयागराज से हल्दिया तक, उसके बाद सादिया से धुबरी तक, या फिर आप और जाएंगे मिल जाएंगे केरल के कोस्ट पे, या आपको उड़ीसा में या आंध्रा में, और तैयार हो गए हैं सर। सरकार बढ़ावा दे रही है इनलैंड वाटरवेज को हमारे यहाँ, अच्छी बात है। अब जो जहाज़ चलेंगे, कई राज्यों से गुजरेंगे, तो सबके मानक एक से हो, तो सरकार ने जहाज़ों के मानक तय करने, जो वेसल्स मूव करेंगे उनके लिए कॉमन मानक तय करने के लिए इंडियन वेसल बिल कैबिनेट ने पास कर दिया है। संसद में जाएगा, वहाँ ये पास होगा। ठीक है दोस्तों, उम्मीद कर रहा हूँ बात समझ आ गई होगी आपको यहाँ पर पूरी। इससे क्या होगा, फ़ायदा क्या मिलेगा सर? इससे पहली बात तो कॉमन स्टैंडर्ड हो जाएंगे हर जगह पर, कारोबार में सुगमता होगी। अब जैसे पूरे देश में टू व्हीलर का डिज़ाइन एक सा होता है ना, सड़कों पे कहीं भी चलें आप, एमपी की, यूपी की, राजस्थान की, दिल्ली की, तमिलनाडु की, किसी सड़क पे चलें, टू व्हीलर का डिज़ाइन तो वही होता है स्टैंडर्ड। अब सोचो यहाँ पर सरकार का नहीं अलग डिज़ाइन, वहाँ अलग डिज़ाइन है, तो मुश्किल हो जाएगा आपके लिए। तो ऐसी पानी के जहाज़ जो होंगे कॉमन स्टैंडर्ड हो जाएंगे सर इससे। तो देश के जो वाटरवेज बन रहे हैं हमारे यहाँ पर, उनको फ़ायदा होगा सर। यहाँ पर पर्यावरण के, सुरक्षा के, सिक्योरिटी के स्टैंडर्ड्स सबके बराबर हो जाएंगे। जैसे कहते हैं BS6 मानक बोलते हैं, सबके लिए मानक है BS6 मानक, देश में कोई भी गाड़ी बिकती है, ऐसी जहाज़ों के लिए मानक आ जाएंगे फिर हमारे पास, कॉमन मानक पूरे देश में चलेंगे अपने आप में। ठीक है दोस्तों, हाउस द जोश, हाउस द जोश, हाय सर, दैट्स गुड यार, दैट्स गुड। चलो, इंटरनेट स्लो कनेक्शन सर, ये भी एक बड़ी समस्या है यार। जोश हाई है लेकिन इंटरनेट स्लो है सर, क्या कर सकते हैं। ये भी बना है अपने आप में इस नेट कनेक्शन। कोई बात नहीं दोस्तों, कोई बात नहीं। अगली खबर पे चलेंगे दोस्तों आपके साथ, मूव करेंगे नेक्स्ट खबर पर। छोटी सी खबर है, कुछ ज़्यादा काम नहीं है, सुन लेते हैं वन लाइन में। NPPA ये कौन है सर? नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी, हिंदी बोलते हैं राष्ट्रीय दवा मूल्य प्राधिकरण। फिर सुनिएगा, राष्ट्रीय दवा मूल्य प्राधिकरण, नाम से स्पष्ट है, दवा का मूल्य तय करने वाला प्राधिकरण, अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स दोस्तों। ठीक है, याद रखिएगा, रसायन और दवा मंत्रालय जो है दोस्तों हमारा, रसायन और उर्वरक मंत्रालय जो है, मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर, मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर, उस मंत्रालय के तहत संस्था काम करती है दोस्तों। कौन सी? NPPA, नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी। ये हेल्थ मंत्रालय में काम नहीं करती, कंफ्यूज मत होइएगा, गड़बड़ाइएगा नहीं, कंफ्यूज मत होइएगा। मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर, रसायन उर्वरक मंत्रालय के तहत काम करती है NPPA। ठीक है दोस्त, ठीक है। मित्र पूछ रहे हैं कब क्लास स्टार्ट होगी? क्लास चल रही है दोस्तों अपनी, नया बैच स्टार्ट होगा 3-4 दिन में। अब तक यहाँ से प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएं, एक बार यूट्यूब पर लेक्चर चालू हो जाएं, आपके स्ट्रीमलाइन हो जाएं यूट्यूब पर लेक्चर, उसके बाद मैं आऊँगा प्लस पर नया कोर्स लॉन्च कर, चिंता मत कीजिए। तब तक एनवायरमेंट क्लास करते रहिए प्लस पर आप मेरे साथ। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी NPPA, इसको क्या हुआ है सुनिएगा, इसने ना सभी कंपनियों को आदेश दे दिए, दवा बेचने वाली कंपनियों को, सुनो बे, तुमने जो दवा महंगी कर रखी थी ना GST के नाम पर, अब निर्मला जी ने जो प्याज नहीं खाती हैं, उन्होंने क्या कर दिया, GST का दाम कम कर दिया। दवा पर 5% GST काउंसिल ने फैसला किया है कि जो हमारी जो दवाएं होती हैं, आपको याद है ना 2 दिन पहले 12 तारीख को फैसला किया है GST काउंसिल ने, क्या फैसला किया है कि जो दवाएं होती हैं, जो दवाएं कोविड की हैं, एम्बुलेंस सेवा है, कोविड का इंजेक्शन है, कोविड की वैक्सीन है, ब्लैक फंगस टाइप बीमारी की जो दवाई है,
ब्लैक फंगस नहीं कह रहा हूँ, ब्लैक फंगस टाइप बीमारी की जो दवाई है या जो दवाई और चीज़ों के लिए यूज़ कर रहे हैं हम लोग, उन पर 5% जीएसटी होगा, अधिकतर 0 या कुछ पर 5%। ठीक है, याद है ना? हाँ, तो अब तुम लगाते हो 15%, 18% जीएसटी, महंगी बेचते हो। तुमको मैं आदेश देती हूँ via एनपीपीए, सरकार ने मुझे अधिकार दिया है, उस अधिकार का प्रयोग करके मैं तुमको आदेश देती हूँ कि तुमने जीएसटी कट करो और सस्ता बेचो तुरंत प्रभाव से। दिखना चाहिए ग्राहक को, सस्ता मिलना चाहिए, महंगा मिलना नहीं चाहिए। तो इस खबर में काम का क्या है? खबर से 2-3 फैक्ट काम के हैं। पहली बात तो जीएसटी काउंसिल ने जीएसटी दाम कम कर दिए, किसके ऊपर? कोविड संबंधित मटेरियल्स के ऊपर, याद रखना है पहला नंबर। दूसरी बात, एनपीपीए किस मंत्रालय में आता है? मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर में आता है, दूसरा फैक्ट। तीसरा फैक्ट, एनपीपीए क्या करता है? एनपीपीए देश में दवाओं के मूल्य का निर्धारण करता है कि आप कोई दवा महंगी तो नहीं बेच रहे हैं, कोई दवा ज़्यादा महंगी तो नहीं जा रही है मार्केट के अंदर, वो प्राइसिंग देखता है दोस्तों। ठीक है ना, सारी बात याद रहेंगी। तो एनपीपीए ने आदेश दिया है भारत सरकार, भारत की तहत कंपनियों को कि भैया ड्रग मैन्युफैक्चरिंग करते हो, फॉर्मुलेशन करते हो, डिवाइस बेचते हो, आपका एमआरपी जो होगा वो जीएसटी जो कम हो गया है ना, उसके आधार पर तय करोगे। पुराने जीएसटी मत बेचते रहना कि प्रिंट लगा तो बेचो आराम से, नहीं, जीएसटी कम हो गया है, लोगों को फायदा इसका मिलना चाहिए। हो पाएगी दोस्त, बात याद रहेगी हमको यहाँ पर। जी हाँ, केवल प्राइसिंग, नाम ही इसका प्राइसिंग ना, राष्ट्रीय दवा मूल्य प्राधिकरण, इसका काम ही है प्राइसिंग का, कुछ और काम ही नहीं करता। बाकी जो भी काम है, स्टैंडर्ड चेक करना, बाकी जो भी काम है कि स्टैंडर्ड चेक करो, परमिशन दो, वो सब मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के तहत जो हमारा डीजीएच, डीजीसीआई है या बाकी संस्थाएं करती हैं। क्वांटिटी चेक वो करते हैं, क्वालिटी चेक वो करते हैं, प्राइस चेक एनपीपीए करता है। उम्मीद कर रहा हूँ बातें समझ में आ रही हैं दोस्तों, आगे चल सकते हैं आपके साथ। राजस्थान सरकार ने क्या किया है दोस्तों? राजस्थान सरकार ने वैदिक एजुकेशन बोर्ड स्थापित किया है। वन लाइन खबर दोस्तों, राजस्थान सरकार ने एक वैदिक एजुकेशन बोर्ड स्थापित किया है राज्य में वैदिक शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए, और एक संस्कृत को बढ़ावा देने, संस्कार बोर्ड आप देख रहे हैं यहाँ पर, संस्कार बोर्ड स्थापित किया है संस्कृत को बढ़ावा देने के लिए। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर ये तो एंशिएंट संस्कृत स्क्रिप्ट्स को बढ़ावा देने के लिए राजस्थान सरकार ने काम किया। वन लाइन पूछे किस राज्य ने किया, तो याद रखिएगा वैदिक एजुकेशन बोर्ड या संस्कार बोर्ड की बात करें यहाँ पर, ये तैयार किया किसने? राजस्थान सरकार ने। वन लाइन न्यूज़ है केवल, याद रखने के लिए दोस्तों। बाकी लोग आ जाएं अब तक हमारे पास। फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन, राजस्थान सरकार ने तय किया है सर, बनाया है वैदिक एजुकेशन बोर्ड और एक संस्कार बोर्ड फॉर प्रमोशन ऑफ एंशिएंट संस्कृत स्क्रिप्चर्स, और वेद को जोड़ना साइंस के साथ, ये कुछ अच्छी बात लग रही है सुनने में। टू कनेक्ट द लर्निंग विद वेदास विद द साइंस, जी हाँ दोस्तों, ये काफ़ी अच्छी बात है। वेद को जोड़ा जा रहा है साइंस के साथ, ऐसा कुछ होता है तो अच्छी प्रयास होगा देश के अंदर, बहुत उम्दा प्रयास होगा ऐसा कुछ होता है तो। चलो दोस्तों आगे बढ़ते हैं आपके साथ। सब लोग आ गए हैं, अगली खबर पर आ रहा हूँ दोस्तों। बड़ी खबर हमारे पास वो अभी है, आराम से ध्यान से सुन के समझ के ध्यान दिएगा दोस्तों। बड़ी खबर आराम से डील कर रहा हूँ मैं, बहुत कुछ है इसके अंदर, सुनिएगा आराम से। पीयूष गोयल जो हमारे देश में काफ़ी सारे मंत्रालय देखते हैं, ठीक है, उनके पास एक मंत्रालय कौन सा है जो पासवान जी के पास था लास्ट ईयर तक, सीनियर पासवान जी, ठीक है, उनके पास था ये मिनिस्ट्री ऑफ कौन से। आजकल पासवान जी चर्चा में, जूनियर पासवान काफ़ी चर्चा में अखबारों में। आज हमारे काम का नहीं होती खबर, हम देखते नहीं ऐसी खबरों को, ठीक है। कंज्यूमर अफेयर्स, उपभोक्ता मामलों मंत्रालय किसके पास है? पीयूष गोयल के पास। याद रखिए ये उपभोक्ता मामलों मंत्रालय जो है ना सर, इसी के तहत आती है आपकी एफसीआई, जो खरीदारी होती है ना गेहूं चावल अनाज की, कौन करता है? एफसीआई करती है। और बांटने का राशन की दुकानें इसी मंत्रालय में आती हैं। तो उपभोक्ता मामलों का मंत्रालय हो, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन पीडीएस की बात हो, वो सब आपका किसमें आता है? इस मंत्रालय में आता है। इनके पास है पीयूष गोयल साहब के पास। अभी क्या कह रहे हैं ध्यान सुनिएगा दोस्तों। पीयूष गोयल का कहना यह है कि हम लोग जो मोटा अनाज, ये बार बार शब्द आएगा दोस्तों, मोटा अनाज बोल रहा हूँ मैं इसको, मोटा अनाज, सीरियल्स की बात करें, मोटा अनाज जो है इसकी कृषि को थोड़ा गहन करें, थोड़ा सा इसको बढ़ावा दें, इंसेंटिव दें इसकी कृषि को सर, ठीक है। इसका डिस्ट्रीब्यूशन बेहतर करें सर, इसके डिस्ट्रीब्यूशन को बेहतर करें सर यहाँ पर, क्योंकि ये कृषि की अर्थव्यवस्था को सपोर्ट करता है और स्वास्थ्य को सपोर्ट करता है। यानी मंत्री साहब का एक स्टेटमेंट है मेरे पास जो कह रहे हैं कि देश में मोटे अनाज के उत्पादन को सरकार बढ़ावा दे, इंसेंटिव देकर और डिस्ट्रीब्यूशन को बेहतर करके, सप्लाई चेन को बेहतर करके। अच्छी बात है सर, मंत्री साहब बहुत अच्छी बात कह रहे हैं आप यहाँ पर, बहुत शानदार बात है, मोटे अनाज को बढ़ावा मिलना चाहिए, ठीक है सर। अब आइए सुनिएगा, ये समीक्षा कर रहे थे सर प्रोक्योरमेंट, ये मोटे अनाजों के जो अधिग्रहण होता है सरकार खरीदती है, डिस्ट्रीब्यूशन करती है, उसका निपटान करती है, उस पॉलिसी का रिव्यू कर रहे थे यहाँ पर। इसमें दौरान कहा उन्होंने कहा कि
फार्मिंग एंड प्रोक्योरमेंट ऑफ कोर्स ग्रेन नीड्स टू बी इंक्रीज इन अ प्लान्ड मैनर। जी हाँ, ये क्या कह रहे हैं, ये समीक्षा कर रहे थे एक पुरानी नीति की। वो नीति क्या है सर, जिसके तहत मोटे अनाजों की खरीद की जाती है सरकार के द्वारा, उसका डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है, उसको स्टोर या उसका डिस्पोजल किया जाता है। उस पॉलिसी का ये रिव्यू कर रहे थे दोस्तों यहाँ पर ये, और उस पॉलिसी के रिव्यू के तहत ओके क्लियर, लिसन केयरफुली। तो ये पॉलिसी रिव्यू कर रहे थे सर ये, और उस पर उन्होंने कहा कि भारत में मोटे अनाज की खेती को बढ़ावा देना चाहिए। ठीक है, प्लांट मैनर बढ़ना चाहिए सर। अब और क्या कह रहे हैं सुन लीजिए, फिर मैं आऊँगा पूरी कहानी पर। मिनिस्टर साहब और क्या कह रहे हैं मिनिस्टर साहब ने ये भी कहा, रिवीजन ऑफ नॉर्म्स विल रिजल्ट इंकरेजिंग प्रोक्योरमेंट एंड कोर्स अगेन। जी हाँ, वो कह रहे हैं अगर नियम में बदलाव करते हैं तो इससे मोटे अनाज के उत्पादन को बढ़ावा मिलेगा, इसकी खरीदारी को बढ़ावा मिलेगा। ठीक है सर, खरीदारी बढ़ेगी इसकी, याद रखिएगा। ये जो मोटे अनाज होते हैं सरकार खरीदारी करती है, न्यूट्रिशियस फूड माना जाता है अपने आप में। ये क्या होता है, बढ़ावा देता है किसको सर, सतत कृषि को बढ़ावा देता है ये। जी हाँ, सतत कृषि, मिट्टी खराब नहीं होती इससे, बहुत ज़्यादा इरीगेशन नहीं करना, बहुत ज़्यादा पावर नहीं चाहिए आपको, बहुत ज़्यादा केमिकल फर्टिलाइजर्स नहीं चाहिए। खेती कैसी होगी, सस्टेनेबल हो जाएगी, सतत कृषि होगी सर इससे। डाइवर्सिफिकेशन ऑफ क्रॉप, समझते हैं, फसलों का विविधीकरण बढ़ेगा। एक चावल उगा लिया, फिर मोटा अनाज उगा लिया आपने एक सीज़न में, यानी क्या होगा सर, क्या ऑडियो ठीक आ रहा है दोस्तों, ऑडियो ठीक आ रहा है मेरा, बहुत बढ़िया, ठीक है। तो यहाँ पर ये काम होगा सर, प्रोक्योरमेंट नीड्स टू इनकरेज, क्या करना पड़ेगा इसके लिए, इनके भंडारों को बढ़ावा देना होगा। चलिए सर, अब आइए यहाँ पर ध्यान से बताओ मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, समझिएगा दोस्तों। अभी क्या होता है सर, ये मोटे अनाज जो होते हैं ये केंद्र सरकार द्वारा यानी एफसीआई द्वारा प्रोक्योर नहीं किए जाते, इनका खरीदारी एफसीआई नहीं करता। कौन करते हैं फिर, कुछ स्टेट गवर्नमेंट करती हैं जो अपने मोटा अनाज बांटती हैं। ध्यान सुनिएगा, इसका खरीदारी कुछ राज्य सरकारें करती हैं जो अपने राज्यों में मोटा अनाज बांटती हैं, और ख़ासकर किसानों को मुश्किल से निकालना चाहती हैं। अब किसी बाजरा पैदा किया किसान ने, फसल का एमएसपी नहीं मिल रहा, सरकार कहती ठीक है लाओ हम खरीद लेते हैं। तो किसानों को संकट से निकालने के लिए ये कोई ऐसा नहीं कि न्यूट्रिशन फूड बांटना है मुझे आपको, नहीं, वो तो गेहूँ चावल बटेगा, आपको संकट से निकालना चाहते हैं केवल हम, ठीक है, इसलिए हम खरीद लेते हैं। तो हमारे यहाँ जो खरीदारी का प्रोसेस है वो अपने आप में केवल संकट से निकालने वाला है, आपको प्रमोट करने वाला नहीं है। ठीक है दोस्तों, चलिए। तो यहाँ पर कौन देखता है, राज्य सरकारें देखती हैं खरीदारी को, तो ऐसे में एफसीआई नहीं देखता, राज्य सरकारें देखती हैं, यानी कि मोटे अनाज की खरीदारी हमारे यहाँ केंद्र सरकार नहीं करती, ये रिपोर्ट के मुताबिक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आगे चलें आपके साथ, मैं इस पर आता हूँ, बाद में आऊँगा। पहली बात, अब थोड़ा बैकग्राउंड बता दूँ मिलेट्स का या मोटे अनाजों का बता दूँ, बैकग्राउंड सुना दूँ आपको थोड़ा समय। भारत में मुख्यतः 3 मोटे अनाज किस्में होती हैं सर हमारे यहाँ, ज्वार, बाजरा, रागी। सुन लीजिए बैकग्राउंड के साथ, ज्वार, बाजरा, रागी की बात कर रहा हूँ दोस्तों मैं, इंग्लिश लिखा हुआ है बगल में, ठीक है। इसके अलावा भारत में कई छोटी छोटी क्रॉप और भी हैं जो अपने आप में कहूँ तो मोटे अनाज का काम करती हैं। लाइक वी हैव कोडो, कुटकी, छेना, सनवा, कुट्टू का आटा आता है, बहुत चीज़ हमारे पास आती हैं सर, और जिसमें हम लोग छोटे छोटे ये मोटे अनाज शामिल होते हैं सर इसके अंदर। ऑडियो कुछ इशू आ रहा है दोस्तों, काफ़ी लोग बोल रहे हैं ऑडियो में इशू आ रहा है। परफेक्ट है ऑडियो, कोई इशू नहीं है, ठीक चल रहा है दोस्तों। एक दो लोगों को आ रहा है, प्लीज़ एक बार चेक कर लो, अपना रीस्टार्ट कर लो, उसको बंद कर दोबारा खोल लो, में लगता है, ठीक है, प्लीज़ 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 क्लियर। आइए दोस्तों, तो भारत में हम ज्वार, बाजरा, रागी बांटते हैं मुख्यतः मोटे अनाज को, बाकी छोटे छोटे अनाज और भी होते हैं सर। मुख्यतः राजस्थान राज्य कौन कौन से, राजस्थान, आंध्रा, तेलंगाना, कर्नाटक, तमिलनाडु, यानी कुल मिला के जो वेस्टर्न बेल्ट है हमारा, सूखा बेल्ट है जो बेसिकली यहाँ से लेकर आप जाएंगे यहाँ तक का बेल्ट, तो ये मुख्यतः बेल्ट हमारा है। राजस्थान, गुजरात, आंध्रा, तेलंगाना, तमिलनाडु, कर्नाटक, ये महाराष्ट्र, ये बेल्ट हमारा मेन बेल्ट है। कौन सा, जो पैदा करता है, मोटे अनाज पैदा करता है, गुजरात, हरियाणा, महाराष्ट्र, ये मोटे अनाज पैदा बेल्ट है सर हमारा यहाँ पर, ठीक है। अब आइए एक मिनट सुनिए आराम से दोस्तों, जो बताना चाहता हूँ वो ये काम का है
पहली बात तो नाम याद होना चाहिए आपको, हिंदी इंग्लिश में क्या नाम मानते हैं, कौन कौन से मिलेट्स हम काउंट करते हैं अपने यहाँ पर, बताया मैंने आपको थोड़ी देर पहले। ज्वार, बाजरा, रागी, सनवा, छीना, कंगानी, कोडो, कुटकी, ये सब नाम है दोस्तों, एक बार देख लीजिएगा नाम सारे इसके, ठीक है। इसके सब इसके नाम है दोस्तों। ये कुछ छोटे अनाज है, कुछ बड़े अनाज होते हैं हमारे यहाँ, ठीक है। चलिए अब आइए, एक बार बताना चाहूँगा, पहली बात तो मैं आपको यहाँ पर मैं इसके फ़ायदे क्या हैं, मोटे अनाज उत्पादन के फ़ायदे क्या हैं दोस्तों, अंडरलाइन कर रहा हूँ आपके साथ। पहला, खाद्य सुरक्षा, फूड सिक्योरिटी। कैसे सर? आप समझ सकते हैं, अनाज का उत्पादन बढ़ता है, सस्टेनेबल फूड सोर्स है अपने आप में सर। चाहे क्लाइमेट चेंज होता रहे, कुछ भी होता रहे, ये अनाज पैदा होता रहेगा तो फूड सिक्योरिटी लंबे समय तक मिलेगी। जलवायु परिवर्तन होने से, कम बारिश होने से, गर्मी बढ़ने से इस फसल पर बहुत असर नहीं पड़ रहा। ये बहुत ही क्लाइमेट रिजिलियंट क्रॉप होती है, जलवायु के प्रति, बदलती जलवायु के प्रति सहनशील फसल होती है, तो फूड सिक्योरिटी मिलेगी सर हमको इससे, ठीक है सर। कीटों से, बीमारियों से लड़ सकती है सर, ये जलवायु परिवर्तन हो रहा है उससे लड़ सकती है, जो कीट आ रहे हैं, जो बीमारियां आ रही हैं नई नई, उनसे लड़ सकती है। यानी क्या मिलेगी हमको सर यहाँ पर? फूड सिक्योरिटी मिलेगी। पहला पॉइंट बता रहा हूँ, फ़ायदे क्या है सर इसके। न्यूट्रिशन सिक्योरिटी, जी हाँ, केवल खाद्य सुरक्षा नहीं, इसके अंदर न्यूट्रिशन जो है सर, माइक्रो न्यूट्रिशन, सूक्ष्म पोषक तत्व, कैल्शियम। दुनिया में माना जाता है कि भारत का रागी जो है दुनिया का मोस्ट कैल्शियम क्रॉप माना जाता है हमारे यहाँ पर, सोचिएगा। कैल्शियम, आयरन, जिंक, आयोडीन, कई बायोएक्टिव कंपाउंड होते हैं सर, एमिनो एसिड्स होते हैं इसके अंदर। यानी क्या है सर? ये सूक्ष्म पोषक तत्व हैं जिनकी शरीर को आवश्यकता होती है। यानी आप याद हो आपको बताऊँ, कई बार इसका न्यूट्री सेल्स बोलते हैं हम लोग, न्यूट्री सेल्स यानी पोषक मोटा अनाज बोलते हैं कई बार इसको हम लोग अपने यहाँ पर। तो ये न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी है सर अपने आप में। सेफ्टी फ्रॉम डिजीज़, बताया मैंने आपको यहाँ पर, कई बीमारियाँ जो शरीर को लगती हैं, कई प्रकार के जो शरीर बीमारियाँ आती हैं फसलों खाने से। ग्लूटेन फ्री होता है अपने आप में सर ये, इसका ग्लाइकोल इंडेक्स काफ़ी कम होता है, तो डायबिटीज़ के मरीजों के लिए काफ़ी अच्छा होता है अपने आप में ये। गुड फूड फॉर डायबिटिक पर्सन माना जाता है। ग्लाइकोलिक एसिड का इसका इंडेक्स काफ़ी कमज़ोर कम होता है, यानी कि शरीर को नुकसान नहीं पहुंचाता सर ये। हृदय की समस्याएं, एनीमिया, कैल्शियम डिफिशिएंसी, ग्लूटेन फ्री, तो बहुत सारी चीज़ें जो बीमारियां हैं, बाबा रामदेव को सुनिए, बताएंगे, लाइन से गिनाएंगे बीमारियां आपको। ये सब बीमारियों से आपको दूर कर देगा क्या? मोटा अनाज, आराम से, कोई समस्या नहीं है सर। इकोनॉमिक सिक्योरिटी, जी हाँ, जलवायु परिवर्तन होता है तो अच्छा फसल खराब नहीं होगी आपकी। ये आपका पानी कम आता है, इरिगेशन कम होता है, सस्ता है, क्रॉप उगाना सस्ता है, ये गरीब किसान भी उसको उगा सकता है। इकोनॉमिक सिक्योरिटी है उसके लिए। सस्टेनेबल सोर्स ऑफ इनकम है किसानों के लिए सर। लो इन्वेस्टमेंट, निवेश काफ़ी कम है किसानों के लिए। और वैल्यू एडिशन, अब सोचिएगा आजकल इतने फाइबर बनते हैं, मोटे अनाज के आटे आते हैं, इतना आप वैल्यू एडिशन कर सकते हैं। आजकल तो डाइट फूड बोलते हैं उसको, डाइट फाइबर फूड बोलते हैं। आटे बनते हैं, मल्टीग्रेन आटे बनते हैं आजकल, वो महंगा आता है सामान्य आशीर्वाद आटे से मुकाबले, मल्टीग्रेन वाला आशीर्वाद आटा महंगा आता है। सोच सकते हैं आप तो कितने काम का आटा है अपने आप में ना ये। तो आप समझ सकते हैं ये जो आटे बनते हैं या जो वैल्यू एडिशन है काफ़ी अच्छा होता है इससे। तो समझ में आ रही बात है सर, किस प्रकार इकोनॉमी के लिए फ़ायदा है, बीमारियों से फ़ायदा है, शरीर के लिए हेल्थ वाइज फ़ायदा है सर, इकोनॉमी वाइज फ़ायदा है, न्यूट्रिशनल फ़ायदा है, और ऑफकोर्स देश की खाद्य सुरक्षा भी है। ठीक है सर, आगे बढ़ेंगे आपके साथ। चलिए सर, और कुछ बताइए इसके बारे में, क्या जानते हैं हम लोग यहाँ पर दोस्तों। याद रखिएगा, स्मार्ट फूड और स्मार्ट क्रॉप, बताया मैंने आपको, सस्ता होता है सर, उत्पादन सस्ता होता है इसका, न्यूट्रिशनल बेहतर होता है, अच्छा प्रोटीन, अच्छा फाइबर, अच्छा विटामिन होता है, अच्छा आयरन कंटेंट होता है दोस्तों। कैल्शियम बताया मैंने, मैग्नीशियम, रागी जो है हाईएस्ट कैल्शियम दुनिया की, सबसे अगर बात की जाए हाईएस्ट कैल्शियम क्रॉप होती है रागी, अच्छी बात है सर। न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी है बच्चों में, महिलाओं में, ये खून की कमी को पूरा करता है सर। एंटीऑक्सीडेंट हैं, खाने को अच्छा पचाते हैं, डाइट को ये कहना चाहिए एक प्रकार से आपके ग्लूकोज कंट्रोल करते हैं, आपके लाइफ स्टाइल की जो प्रॉब्लम है, डायबिटीज़, ऑब्सिटी, मोटापा बढ़ रहा है, लो ग्लाइकेमिक एसिड इंडेक्स, ये सब कुछ इससे मिलेगा आपको। यानी ये न्यूट्रिशनल वैल्यू अच्छी, तो स्मार्ट फूड है, स्मार्ट क्रॉप है, उगाना आसान है इसको दोस्तों, उगाना आसान है, गर्मी कितनी पड़ती रहे कोई असर नहीं पड़ता इसको, तापमान बढ़ता रहे कोई असर नहीं पड़ता इसको, रिजिलियंट है क्लाइमेट चेंज के प्रति दोस्तों। ख़राब मिट्टी पर, यानी जहाँ न्यूट्रिशन नहीं है मिट्टी में, फर्टिलाइज़र नहीं है, वहाँ भी उगा सकते हैं इसको आराम से आप। ड्रॉट कंडीशन, सूखा है, बारिश नहीं है, सिंचाई भी नहीं है, वहाँ उगा सकते हैं। नॉन इरीगेटेड इलाकों में, गैर सिंचाई वाले इलाकों में उगा सकते हैं इसको आप आराम से। लो कार्बन वाटर फुटप्रिंट, समझ आता है क्या मतलब इसका? CO2 इमिशन क्यों होता है? क्योंकि आप बहुत सारा पानी सिंचाई में डाल रहे हो, तो सिंचाई नहीं करनी, पंप नहीं चलेगा, पंप नहीं चलेगा, बिजली नहीं खपेगी, बिजली नहीं खपेगी, CO2 नहीं निकलेगी।
तो CO2 यानी लो कार्बन फुटप्रिंट है इसका, एज वेल एज बहुत कम पानी की आवश्यकता है। वाटर यूज एफिशिएंसी काफ़ी अच्छी है इसकी, तो वाटर फुटप्रिंट काफ़ी अच्छा है सर इसका। इसके अलावा सर अधिक तापमान में सह सकती है। यानी आपको पॉइंट्स मिल रहे देखने के लिए दोस्तों कि फ़ायदे क्या हैं मोटे अनाज के। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा साल 2018 में भारत सरकार ने मनाया था, मालूम है क्या, नेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स, यानी कि बाजरा राष्ट्रीय बाजरा वर्ष या राष्ट्रीय मोटे अनाज वर्ष मनाया था हमने 18 में। 18 के मेंस में पेपर 1 में क्वेश्चन आया था दोस्तों मोटे अनाज पर, पूरे क्वेश्चन था ज्योग्राफी वाले सेक्शन में क्वेश्चन था मोटे अनाज के फायदे, बाजरे के फायदे पूछे थे वहाँ पर उन्होंने। अब जैसा आप जानते हैं 2023 में भारत के अनुरोध पर फाओ का नाम सुना है आपने, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन हेडक्वार्टर रोम, फाओ क्या करने वाला है सर, इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट मनाने वाला है 2023 में। भारत के कॉल पर, भारत के कहने पर यह हो रहा है दोस्तों, तो एक बहुत बड़ी बात है। तो ऐसे में भारत सरकार का एक तरफ ध्यान भी है, अंतर्राष्ट्रीय प्रयास भी है, सबका साथ सबका विकास हो सकता है यदि हम इसको कर पाएँ। तो क्या हम जोड़ पाएंगे सारी कहानी को दोस्तों आपके साथ, क्या हम लोग जोड़ पाएंगे? क्लियर? बढ़ें, आ जाओ दोस्तों। डेली एक खबर लाता हूँ मैं आपके लिए। आज फिर खबर है हमारे पास, फिर एपीडा की खबर है दोस्तों। क्या कर रही है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स की एपीडा? जलगांव बनाना, केले की बात हो रही है दोस्तों। बहुत बड़ी खबर, अच्छी खबर है, ध्यान सुनिएगा। जलगांव बनाना याद है? नहीं याद, कैसे आप बताया नहीं अभी तक। जलगांव कहाँ पर है? महाराष्ट्र में दोस्तों। ठीक है, इसको मिला हुआ है GI टैग। कहाँ बेच रहे हैं इसको? दुबई ले जाकर। कल हमने क्या बेचा था, कौन सा आम? भागलपुर का आम। कहाँ बेचा था? ब्रिटेन ले जाकर। उसमें सपोर्ट किया था ब्रिटिश हमारे हाई कमिश्नर ने सपोर्ट किया था, भारत सरकार के, बिहार सरकार ने सपोर्ट किया था, एपीडा ने दोस्तों। वहाँ पर सपोर्ट काफ़ी जगह से हमारे पास आया था दोस्तों वहाँ, तो है ना, ऐसे सपोर्ट यहाँ भी आ रहा है सर। चलिए बात करेंगे आपके साथ दोस्तों। यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स की बात करें सर, इसने 22 टन GI सर्टिफाइड जलगांव बनाना भेजा है सर। कहाँ से? तंडलवाड़ी विलेज जो है जलगांव का, महाराष्ट्र से, वहाँ किसानों को भेजा है सर। कहाँ पर? वो भेजा है सर दुबई में। अच्छी बात है सर। 2016 में सर यहाँ के केले को मिला था GI टैग। अच्छी बात है सर। GI टैग की चर्चा मैं कल कर चुका हूँ, दोबारा रिपीट नहीं करने वाला। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं आपके साथ। किसान खुश हैं यार, वैसी मार्केट में माल नहीं बिक रहा, अब एक्सपोर्ट होगा तो हमें प्राइस तो मिलेगा उनको। अच्छी बात है, किसान बहुत खुश हो गए हमारे इस बात को सुन के। अब आइए दोस्तों, जलगांव जो है ना, ये कहा जाता है बनाना हब। बनाना हब, हब मतलब मैन्युफैक्चरिंग यूज़ करते हैं हम लोग, केंद्र बोल सकते हैं। महाराष्ट्र का बनाना हब कहा जाता है सर। यहाँ के 50% हम बात करें, जो 90,000 हेक्टेयर ज़मीन है यहाँ की, राज्य की 90,000 हेक्टेयर बात करें हम लोग यहाँ पर, तो राज्य में 90,000 हेक्टेयर पर बनाना की खेती है, बनाना के प्लांटेशन होते हैं। उसमें 50% अकेले जलगांव में है। सोच सकते हैं आप, राज्य में, पूरे राज्य महाराष्ट्र में 90,000 हेक्टेयर ज़मीन पर खेती या प्लांटेशन होता है बनाना का, उसमें आधा कहाँ होता है सर? जलगांव में होता है। अच्छी बात है सर ये तो। ठीक है सर, एपीडा का नाम याद ही होगा दोस्तों, उम्मीद कर रहा हूँ, कई बार पढ़ चुके हैं आपके साथ। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के तहत संस्था जो GI सर्टिफिकेट चीज़ों को प्रमोट कर रही है दुनिया में, और जलगांव बनाना फेमस है। इराक, ईरान, ओमान और सऊदी अरब में भी भेजने का प्लान कर रही है। दुबई तो भेज ही रहे हैं, इन देशों में डिमांड है केले की। अब आइए दोस्तों, लेकिन एक शब्द है यहाँ पर, एक शब्द जो लिखा है मैंने अंडरलाइन कर रखा है, एग्री एक्सपोर्ट पॉलिसी। आइए थोड़ा डिस्क्राइब करते हैं इसको, थोड़ा चर्चा करते हैं। आपके बहुत दिन हो गए चर्चा नहीं की मैंने, दोबारा उठाते हैं इस मुद्दे को, एग्री एक्सपोर्ट पॉलिसी, कृषि निर्यात नीति को दोस्तों। आइए बात समझेंगे। पहली बात तो जलगांव की बात कर लें। भारत विश्व का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है केले का, ये तो मालूम होगा, बचपन को मालूम होता है। केले के दुनिया में सबसे बड़ा उत्पादक राष्ट्र हैं हम लोग। सारा खुद खा जाते हैं, एक्सपोर्ट बिल्कुल नहीं करते। मतलब इतना हम लोग, दुनिया का 25% केला हम खुद उत्पादन करते हैं। सोचिएगा, दुनिया का 25% केला हम खुद उत्पादन करते हैं। दुनिया में आंध्रा, गुजरात, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, केरल, यूपी, बिहार, MP, 70% केला इन राज्यों से आता है। लेकिन समस्या क्या है, दुनिया के एक्सपोर्ट में केवल 1.1 एक्सपोर्ट है हमारा। सब कुछ हम ही खा जाते हैं, भगवान को चढ़ा देते हैं, पूजा में लगा देते हैं। मतलब हमने देखा है कि पूजा में अगरबत्ती में लगा दिया, भगवान को प्रसाद चढ़ाया जाता है, तो सब कुछ हम ही कंज्यूम कर लेते हैं। हम और हमारे देवता आराम से कंज्यूम कर लेते हैं इसको, तो अच्छी बात है सर। तो हमारे देवताओं को चढ़ाया जाता है, पवित्र भोजन माना जाता है। हाथी को अपने मानते हैं नेशनल हेरिटेज एनिमल, केले को मानना चाहिए नेशनल हेरिटेज मानना चाहिए, फ्रूट मानना चाहिए इसको। ठीक है, आइए थोड़ा आगे बढ़ते हैं आपके साथ। तो 0.1% एक्सपोर्ट की बात, दुनिया के एक्सपोर्ट में बहुत कम है हमारा, दुनिया के एक्सपोर्ट में बहुत कम है। हाँ, उत्पादन में 1 नंबर पे, एक्सपोर्ट में कहीं भी नहीं। तो क्या कर रही है अब यहाँ पर सरकार, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स या एपीडा बोल लीजिए, बनाना एक्सपोर्ट को बढ़ाना चाहती है। ठीक है सर, और इसके लिए क्यों नहीं हम एक्सपोर्ट कर पाते? क्योंकि हमारा जो केला है ना, ये जो हमारा इंडियन स्टैंडर्ड है केले का, वो ग्लोबल स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग नहीं है। ग्लोबल स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग नहीं है इंडिया में केले का स्टैंडर्ड।
तो हमें क्या करना होगा, ग्लोबल प्रैक्टिस अपनानी होंगी। केले के हम बात करें यहाँ पर उनके न्यूट्रिशंस की, उसके प्रोडक्शन क्वालिटी की, उसके ऊपर जो आपने इसमें जो केमिकल्स मिलाए हैं, या आपने जो उसके साइज़ की बात करें, तो सबको देखते हुए यहाँ पर हम लोग एक्सपोर्ट कर पाएंगे। तब जब हम ग्लोबल स्केल पर, या जो हमारी कृषि की तकनीकें हैं वो ग्लोबल स्केल की हो जाएंगी, हम भी एक्सपोर्ट कर पाएंगे। ये तो हुई दोस्तों बात जलगांव केले के बारे में। अब आ जाओ थोड़ा सा आपके साथ, टॉपिक है एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट पॉलिसी। दोस्तों मेरी सुनिए आराम से, 3-4 बातें पुरानी हो चुकी काफ़ी, लेकिन हमने काफ़ी टाइम से बात भी नहीं की मैंने इस बारे में आपसे। अच्छा मौका मिला है रिवीजन करने का। ये नोट्स निकाल कर लाए हूँ 18 के दोस्तों में, 18 के फोटो निकाल कर लाए हूँ नोट्स। तो लिखा है इसमें मंजूरी, उस समय मिली थी मंजूरी ना, दिसंबर 2018 की बात है। ये बता चाहूँगा एक बार, लेकिन अब फिर बहुत दिनों बाद नहीं बता रहे हैं, तो बहुत दिन से बात नहीं हुई है, तो सुन लीजिए। हर 2 महीने में चलता रहना चाहिए, एक बार रिवीजन होता रहना चाहिए पॉलिसी का। दिसंबर 2018 कोई पॉलिसी आई थी दोस्तों, उस समय का पीपीटी है ये, आप पढ़ सकते हैं मेरे साथ। तो क्या होगा सर, समझिएगा। इम्प्लीमेंट कौन कर रहा है सर इस पॉलिसी को? मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स कर रहा है सर, कोई समस्या नहीं है। एपीडाई देखेगी ऑफकोर्स, क्योंकि एपीडाई काम करते एक्सपोर्ट पॉलिसी बढ़ावा देने के लिए सर, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, उद्देश्य, ऑब्जेक्टिव क्या है? कृषि निर्यातों का उत्पाद दोगुना करना। दोस्तों ये फॉन्ट मिस हो रहा है, यहाँ पर थोड़ा सा फॉन्ट मिस हो रहा है ये, ठीक है ना, ये फॉन्ट मिस हो रहा है, आधा वाला फॉन्ट है ये, क्योंकि इस समय अलग फॉन्ट था 18 के मेरे उस पीपीटी में, तो समझ सकते हैं, ठीक है ना। आधा फॉन्ट मिस हो, आप मैनेज कर लीजिएगा इसको, ठीक है। सुनिए आराम से, जो मैं बताना चाह रहा हूँ वो ये है कि भारत सरकार क्या कर रही है, अपने एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट को डबल करना चाहती है। उस समय $30 बिलियन का हम एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट करते थे, 2022 तक कितना करना है हमको, $60 बिलियन का, ठीक है दोस्तों। तो हमारा टारगेट 30 था, उस समय एक्सपोर्ट करते थे, डबल करना था, निर्यात को दोगुना करना है और ग्लोबल वैल्यू चेन का पार्ट बनना है। जी हाँ, हमारे किसानों को ग्लोबल वैल्यू चेन का पार्ट बनना है, ठीक है सर। अल्टीमेटली किसानों की इनकम बढ़ानी है, ठीक है दोस्तों, मुश्किल नहीं है समझना यहाँ पर। तो 30 से कितना करना है, 60 करना है। 18 में कितना था, 30 था, 22 में कितना करना है, 60 करना है, और अगले कुछ सालों में बढ़ाकर कहाँ कितना करना है, 100 अरब करना है। अगले कुछ साल लिखे नहीं है, 25 हो सकता है, वो 30 हो सकता है, वॉटेवर लिखा नहीं है, लेकिन अगले कुछ सालों में बढ़ाकर कितना कर देंगे इसको हम लोग, $100 बिलियन कर देंगे, ठीक है सर। इसमें अब सुनिएगा दोस्तों, पॉलिसी में क्या कहा गया, ध्यान सुनिए, पॉलिसी में क्या कहा गया है। पॉलिसी में कहा गया है कि हम चाहते हैं एग्रीकल्चर जो सामान बेचें उसमें डाइवर्सिफिकेशन हो, कभी बाजरा बेचेंगे, कभी केला बेचेंगे, कभी हम लोग सब्जियां बेचेंगे, कभी हम फूल बेचेंगे, वॉटेवर हम लोग बहुत चीज़ें बेच सकते हैं दोस्तों। तो आपको याद है फूल बेचते हैं हम लोग बाहर, याद है किसी को? फ्लावर्स बेचते हैं हम लोग बाहर, बताया था कुछ दिनों पहले मैंने आपको, याद है किसी को? कहाँ जाते हैं हमारे फ्लावर्स? वैलेंटाइन डे पे इस बार नहीं गए बेचारे, फ्लावर्स ख़राब हो गए हमारे बहुत सारे। ब्रिटेन जाते हैं, याद है ना आपको? ब्रिटेन बताए थे, अमेरिका बताए थे आपको, फ्लावर्स जाते हैं हमारे यहाँ, ठीक है। तो वो भी कृषि उत्पाद होते हैं दोस्तों। तो हमें क्या करना है, कृषि उत्पादों में भिन्नता लानी है, डाइवर्सिफिकेशन लाना है, पहला काम। क्या करना है, इसके लिए मार्केट तलाशना पड़ेगा कि भैया किसको बाजरे की आवश्यकता है, किसको केले की आवश्यकता है, किसके लिए एप्पल जाएंगे, किसके लिए गेहूं जाएगा, किसके लिए चावल जाएगा, बासमती किसे चाहिए, फूल किसे चाहिए, मसाले किसे चाहिए। हम बाज़ार मार्केट डिस्कवर करेंगे सर। फिर क्या करेंगे सर, जल्दी खराब होने वाले कृषि उत्पादों सहित अन्य किस्म के उत्पादों का विभिन्न तरीके इस्तेमाल करने लायक वैल्यू एडिशन। पेरिशेबल आइटम्स जो हैं दोस्तों, जो हमारे पेरिशेबल आइटम्स हैं उनका वैल्यू एडिशन करेंगे कि ज़्यादा अच्छा बना के बेच सकें। लगता है अच्छा टमाटर ख़राब हो जाएगा तो लाओ टमाटर का सॉस बना के बेचते हैं, आलू ख़राब हो जाएगा तो लाओ आलू का नहीं चिप्स बना के बेचते हैं, गोल्ड नहीं चिप्स बना के बेचते हैं, ठीक है ना। तो ये हमें करना है, इससे जो पेरिशेबल आइटम्स हैं उनका वैल्यू एडिशन के बेचेंगे, फ़ायदा मिलेगा। चलिए सर, अच्छी बात है। इसके अलावा क्या करेंगे सर, 2-3 बातें और सुन लीजिए फटाफट। निर्यात मिलेगा सर। इसके अलावा क्या करने वाले हैं, जैविक ऑर्गेनिक को बढ़ावा मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, यहाँ बात कर रहे हैं लोग नॉन ट्रेडिशनल एग्री प्रोडक्ट एक्सपर्ट, इंडिजीनियस, ऑर्गेनिक, एथेनिक, ट्रेडिशनल, देश की अपनी स्वदेशी प्रजातियों को बेचेंगे, ऑर्गेनिक प्रोड्यूस को बेचेंगे, ऑर्गेनिक मार्केट बढ़ाएंगे। जी हाँ दोस्तों, ऑर्गेनिक मार्केट बहुत तेजी से बढ़ रहा है, बताया था आपको मैंने, याद है कुछ दिनों पहले। ऑर्गेनिक क्रॉप जा रही है देश के बाहर, मांग बढ़ रही है भारत के ऑर्गेनिक क्रॉप की, दुनिया के लीडिंग कंट्रीज में आ रहे हैं धीरे धीरे हम लोग ऑर्गेनिक के, हालांकि 1% ही है लेकिन ठीक है, बढ़ रहे हैं हम लोग एटलीस्ट। तो दुनिया में ऑर्गेनिक उत्पाद बेच रहे हैं हम लोग, यानी देश में काफ़ी काम हो रहा है कृषि निर्यात में। ये हुई पॉलिसी सर, ये हुई पॉलिसी। अब जो बताने वाला हूँ उसके बाद फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन समझिएगा। स्ट्रेटजी बहुत क्लियर है दोस्तों, हिंदी में, फिर अगले पेज पे इंग्लिश में लिखिए, मैं हिंदी बोलता हूँ यहाँ पर। स्ट्रेटजी क्लियर है सर। हम क्या करने वाले हैं, हम इंफ्रा बचाने वाले हैं, किसानों के लिए मदद देंगे, लॉजिस्टिक भेजने में आसानी हो सर उनको। हम उनके एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए उनको मार्केट एक्सेस देंगे, भाई मार्केट मिल सके आराम से। स्टेट गवर्नमेंट पार्टनरशिप करेंगे सर, स्टेट गवर्नमेंट से पार्टनरशिप कर पाएँ ये हम चाहते हैं।
क्लस्टर, जी हाँ ये पॉइंट बात है, आज का टॉपिक ये है मेरा क्लस्टर। हम चाहते हैं क्लस्टर्स का विकास हो और एपिडा यही काम कर रही है। ओके, भागलपुर तुम जीआई तुम बनाते हो ना, तुम्हारा एक भागलपुर का जीआई ये तुम्हारा क्लस्टर है मैंगो का, लाओ सब किसानों को फायदा हो, ऐसा करें, किसी एक फर्म को फायदा ना हो, सभी किसानों को। अच्छा जलगांव के बनाना, सब किसानों को फायदा होगा, क्लस्टर है जलगांव। अच्छा वो एप्पल आता है हिमाचल से, वहाँ के किसानों को फ़ायदा होगा। हम क्या कर रहे हैं, क्लस्टर पे ध्यान दे रहे हैं दोस्तों, ठीक है, क्लस्टर पे ध्यान दे रहे हैं। ब्रांड इंडिया की बात कर रहे हैं, ब्रांड इंडिया बढ़े हमारे यहाँ पर। उसमें क्या कर रहे हैं सर, फूड प्रोसेसिंग को बढ़ावा देंगे, क्वालिटी स्टैंडर्ड चेक कर, देखिए यहाँ का है कड़े गुणवत्ता मानक बनाना क्यों नहीं जाता देश के बाहर, क्योंकि हमारे क्वालिटी स्टैंडर्ड्स नहीं हैं, उस पर ध्यान देंगे हम लोग यहाँ पर अन्य प्रयास करेंगे, R&D करेंगे सर, इंग्लिश में लिखा हुआ है, प्लीज़ आप देख लीजिएगा दोस्तों आराम से इसको, ठीक है। तो ये सारे काम करेंगे जिससे हम लोग क्या कर पाएँ, एक्सपोर्ट को बढ़ावा दे पाएँ। एक छोटी सी बात दोस्तों, एक छोटी सी बात मैं जोड़ रहा हूँ, PDF ला के यहाँ पर अलग से आपके लिए, जो मेरे पास एक PDF फॉर्म में है, मैं जोड़ूंगा आपके लिए दोस्तों। सुन लीजिए यहाँ पर कहाँ है मेरा PDF, जैसे मुझे मिल जाएगा तो अच्छा रहेगा। ध्यान सुनिए दोस्तों, का बताने वाली काम की बात है, ठीक है। फरवरी का पॉलिसी छोड़ दीजिए, तो बता चुका हूँ सारी बात मैं आपको। हाँ, भारत सरकार ने दोस्तों क्लस्टर्स की पहचान की है। मुझे बार बार ऐसा दिल में विचार आ रहा है मेरे इस बार कि यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है वो, ये क्लस्टर किस फसल के लिए फेमस है, या दे देगा बनाना के लिए कौन सा क्लस्टर फेमस है या कौन सा क्लस्टर फेमस नहीं है। क्योंकि एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट पे हिसाब से न्यूज़ आ रही है बैक टू बैक, एपिडा जितना काम कर रही है इस समय, आज तक ज़िंदगी में कभी काम नहीं किया होगा उसने, और जब वो काम कर रही है तो मैं ही नहीं पढ़ रहा हूँ, एक्सपर्ट ही पढ़ रहे होंगे, वो UPSC के बनाने वाले पढ़ रहे होंगे, और जब पढ़ेंगे तो एग्जाम में दे देंगे उठाकर कि बेटा कहाँ से माल गया था, ये कौन से क्लस्टर से माल गया था, ठीक है ना, क्योंकि सबका मालिक एक वो है नेशनल एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट पॉलिसी, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ से क्वेश्चन आएगा, तो पॉलिसी बता दी मैंने आपको, क्लियर हो गई। अगला क्वेश्चन फैक्चुअल हो सकता है, क्लस्टर कहाँ कहाँ बने, जैसे बनाना का क्लस्टर देख रहे हैं आप लोग, दक्षिण भारत में केरल में थ्रिशूर है, वायनाड है, तिरुवनंतपुरम है, या कडप्पा है, या अनंतपुर है सर, या फिर आइए देखिए वेस्ट में आइए महाराष्ट्र में जलगांव, जी हाँ जलगांव से जा रहा है बनाना बाहर, तो जलगांव क्या क्लस्टर है, कोल्हापुर, सोलापुर, भरूच, नर्मदा, सूरत, या फिर आपको मैंने लगा दिया है अनार के लिए आप ले जाएं कहीं, या फिर आप मैंगो के लिए आप देख सकते हैं, यहाँ पर बात करें मैंगो के लिए हम देख रहे हैं, यहाँ पर हम बेचने की बात कर रहे हैं मैंगो को सर, अंगूर की बात करें, या फिर प्याज की बात करें, या फिर ना सामान्य प्याज की बात करें, नासिक लसलगांव, नासिक बताया आपको लसलगांव मंडी, प्याज की बात करें आप मेरे साथ, यहाँ पर काफ़ी चीज़ें मिलेंगी दोस्तों। यहाँ पर हम देख सकते हैं आलू की बात करें तो आगरा आलू के लिए फेमस है, या फिर अन्य चीज़ें भी है सर। पंजाब की बात करें, चाय की बात करें, असम का दार्जिलिंग आदि इलाके हैं सर, यहाँ पर कॉफ़ी है आपको दिख रहा है, या फिर मैरीन प्रोडक्ट्स, आंध्रा के ईस्ट गोदावरी, याद है आपको ईस्ट गोदावरी जिला, किसी को याद है समुद्री उत्पादों का ईस्ट गोदावरी, देश का एकमात्र समुद्री उत्पादों का एक्वा फूड पार्क कहाँ बना है, ईस्ट गोदावरी जिले में, क्लस्टर है वो ईस्ट गोदावरी मैरीन प्रोडक्ट्स का, हम बेच रहे हैं यहाँ से, एपिडा मदद कर रहा है सर सामान को बेचने के लिए। यहाँ आप देखिए उड़ीसा में सर, ईस्ट में हम जाएँ यहाँ पर, या फिर वेस्ट में आप जाएँ मछलियों के लिए सर, चिली मिर्ची की बात करें आप लोग, या टर्मरिक की बात करें, ये आपको इलाके मिलेंगे दोस्तों जो जहाँ सामान देश के बाहर जा रहा है। जीरे की बात करें या अन्य चीज़ों की बात करें, कड़ायों की बात करें सर, इसबगोल है, लगातार चर्चा में था इसबगोल पीछे अभी, या फिर क्या इसबगोल आपको याद होगा, इसबगोल जो चर्चा में आया था, राजस्थान के चर्चा में आया था काफ़ी, ये हमने बात भी की थी, न्यूज़ भी आई थी इस पर एक। और ऑरेंज की बात करें महाराष्ट्र में नागपुर, अमरावती, वर्धा है, तो ये इलाके फेमस हैं, ये क्लस्टर हैं दोस्तों। तो उम्मीद करूँगा क्लस्टर के बाद रिवाइज कर लेंगे, इंग्लिश में नाम लिखा है, मुश्किल नहीं आएगी आपके लिए, नाम पढ़ना है केवल, किस फसल के लिए कौन सा क्लस्टर फेमस है, क्योंकि एपिडा न्यूज़ निकालता रहेगा, कभी यहाँ की मदद कर रहेगा। अब सोचिएगा हल्दी है, यहाँ पर हल्दी है ना यहाँ, अब कंधमाल की हल्दी को GI टैग मिल चुका है, देखिए कंधमाल की हल्दी को 2 साल पहले GI टैग मिल चुका है, अब उड़ीसा की बढ़ावा दिया जा रहा है यहाँ से। आपका क्वेश्चन क्या बन रहा है आपको दिखना चाहिए यहाँ पर, क्या समझ आ रही बात मेरी आपको, ये जोड़ पाएंगे दोस्तों, कर लेंगे इतनी मेहनत आप अपने लिए, पढ़ लीजिएगा, फंस गया तो क्वेश्चन आपका किस्मत है, वरना तो फिर नहीं तो नहीं है। सबको GI टैग नहीं मिला दोस्तों, सबको GI टैग नहीं मिला है, लेकिन क्लस्टर से वहाँ किसान ज़्यादा उत्पादन भी करते हैं चीज़ों का, ठीक है दोस्तों। क्लस्टर लगातार बढ़ते रहते हैं, अलग बात है। ये फरवरी के PIB का अपडेट है दोस्तों, तो फरवरी 21 के PIB का अपडेट है, तो बहुत पुराना नहीं हुआ है, तो बहुत ज़्यादा नहीं जुड़े हैं इसके अंदर नए। चलिए क्या हम आगे बढ़ सकते हैं,
कितनी न्यूज़ हो गई दोस्तों? 8-9 खबरें बस। बहुत धीमा चल रहा है काम आज यार, ऐसे कैसे चलेगा यार हिंदुस्तान। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली खबर सुनिए दोस्तों, अगली खबर पे आता हूँ आपके साथ। अच्छी खबर है ये भी। भारत ने एडीबी का नाम सुना है आपने? एशियन विकास बैंक। हेडक्वार्टर कहाँ है? मनीला में या टोक्यो में या जकार्ता में? मनीला में। $484 मिलियन का लोन दिया है किसने? एडीबी ने, एशियन विकास बैंक ने। किस काम के लिए? तमिलनाडु में इंडस्ट्रियल कॉरिडोर प्रोजेक्ट के लिए दोस्तों। एक मैप देख लीजिए, काम आसान हो जाएगा। ये है मैप। इस मैप का नाम है दोस्तों, ये जो तटीय स्तर पर एक सड़क परियोजना, एक कॉरिडोर बनाया जा रहा है, इसका नाम है ईसी स्क्वायर बोलता हूँ मेरी भाषा में। ईसीसी यानी कि ईस्ट कोस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर। ठीक है दोस्तों, ईस्ट कोस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर कहाँ से कहाँ तक? कन्याकुमारी से कोलकाता तक, तमिलनाडु से वेस्ट बंगाल तक। ठीक है सर। 3 पार्ट है बनेगा सर। पहला पार्ट है सर वीसीआईसी, पहला पार्ट है वीसीआईसी कलकत्ता से कन्याकुमारी में। पहला पार्ट है विशाखापट्टनम टू चेन्नई, वाइजैक टू चेन्नई, वीसीआईसी पहला पार्ट। सेकंड पार्ट है सर इसका सीकेआईसी, चेन्नई टू कन्याकुमारी। तो चेन्नई हब लीजिए, पहले गए विशाखापट्टनम तक पहले में, सेकंड फेज में गए चेन्नई से कन्याकुमारी तक, तीसरे फेज में फिर क्या करेंगे आप? विशाखापट्टनम से कोलकाता तक। इसका नाम होगा उड़ीसा वेस्ट बंगाल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, OWIC। तो VCIC, CKIC और OWIC। ठीक है, याद रखने में आसानी होगी। 1 2 3 याद रखिए, सेंटर वाला पहले, फिर ये और फिर ये। इस पर काम शुरू हो चुका है देश में एडीबी के सहयोग से। एडीबी इसके लिए फाइनेंस कर चुका है VCIC के लिए। VCIC दोस्तों विशाखापट्टनम से चेन्नई पे काम शुरू हो चुका है, एडीबी का सहयोग मिल चुका है लोन ऑलरेडी हमको यहाँ पर काम करते हुए। अब सेकंड फेज चालू हो रहा है इसका चेन्नई से कन्याकुमारी यानी CKIC वाला। और इसके लिए CKIC परियोजना के लिए दोस्तों एडीबी अगेन ने कितना लोन दिया है? 484 का, जिससे इम्प्रूव हो सके ट्रांसपोर्ट कनेक्टिविटी और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हो सके चेन्नई से कन्याकुमारी तक के इलाके में। क्लियर दोस्तों खबर यहाँ पर? CKIC क्या बताया मैंने आपको? पार्ट है किसका? ECEC का पार्ट है दोस्तों, जो कहाँ से कहाँ तक जा रहा है? कलकत्ता से कन्याकुमारी तक जा रहा है दोस्तों। क्लियर होगा ये क्या करेगा दोस्तों? जो इंडिया के प्रोडक्शन नेटवर्क हैं साउथ के, साउथ ईस्ट एशिया, उसको जोड़ेगा किससे? दक्षिण भारत, दक्षिण पूर्व भारत, ईस्ट एशिया। ठीक है दोस्तों, यानी ये एडीबी का जो ग्लोबल प्रोजेक्ट बता दूँ ना, एडीबी का एक बड़ी प्रोजेक्ट चल रही है एशिया को जोड़ने की, फ्रॉम टर्की टू वियतनाम, यानी पूरा एक ग्लोबल कॉरिडोर आ रहा है दोस्तों। मालूम है आपको? यहाँ से एक ईस्ट, कौन सा कलर चलेगा इसके ऊपर, ये हो रहा, और यहाँ से आते हुए बांग्लादेश, म्यांमार होते हुए वियतनाम तक। जी हाँ, तुर्की से लेकर, एशिया माइनर से लेकर, फ्रॉम हिंद चीन सागर तक हर जगह जाने वाला है सर ये। तो अगर इससे जुड़ जाएगा तो मालूम है क्या फ़ायदा होगा? इससे आप बांग्लादेश से जुड़ जाएंगे, इससे आप भूटान से जुड़ जाएंगे, इससे आप पाकिस्तान जुड़ जाएंगे, इससे आप ईस्ट एशिया से जुड़ जाएंगे, इससे आप वेस्ट एशिया से जुड़ जाएंगे। यानी कि ये जब बन के पूरा होगा तो उसका फ़ायदा क्या होगा सर? साउथ ईस्ट और ईस्ट एशिया से आपको जुड़ने का मौका मिल जाएगा। क्लियर दोस्तों यहाँ पर बातें? साउथ एशिया से, ईस्ट एशिया से और साउथ ईस्ट एशिया जुड़ने का मौका मिलेगा जैसी एडीबी, क्योंकि एडीबी पूरे प्रोजेक्ट को स्पॉन्सर कर रहा है फ्रॉम एशिया माइनर टू वियतनाम। एडीबी बहुत बड़ी फाइनेंसिंग कर रहा है पूरे प्रोजेक्ट में, और वही बना रहा है इंडिया में ये कॉरिडोर दोस्तों। याद रहेगा, दिमाग में आ गई बात सारी आपको यहाँ पर। ये लीड पार्टनर है, बाकी और भी हैं, भारत सरकार भी है, तमिलनाडु सरकार भी है, आंध्रा सरकार भी है, वेस्ट बंगाली सरकार पैसा देंगी, लेकिन मेजर पार्टनर कौन है? एडीबी इसके अंदर। ठीक है सर। तो जी ये जो सेकंड पार्ट होगा 590 किलोमीटर का होगा सेकंड पार्ट। पूरा तो बड़ा प्रोजेक्ट है, तो 32 जिलों से गुजरेगा तमिलनाडु के सर आराम से ये। ठीक है, जॉब क्रिएट होंगे इससे, समझ सकते हैं। मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगी, मूल्य श्रृंखला वैल्यू चेन बढ़ेगी सर हमारे यहाँ पर। ठीक है सर, इंडस्ट्रियल हब बनेंगे अपने आप में। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ें। चलिए दोस्तों मूव करते हैं, नेक्स्ट खबर पे आते हैं। आरोप लग रहे थे भारत बायोटेक के ऊपर कि ये सीरम यूज़ करते हैं बछड़े का। आप तो उन्होंने कहा ऐसा कुछ नहीं है, हाईली प्यूरिफाइड है हमारी दवा, कोई इसमें धार्मिक आपकी मान्यता परेशान नहीं होती, कोई पॉलिटिकल और रिलीजियस जो आप जो बोल रहे हैं ऐसी धार्मिक भावनाएं नहीं होनी चाहिए आपकी, क्योंकि जो प्रोसेस होती है बछड़े का सीरम यूज़ करते हैं सेल डेवलपमेंट के लिए, वो हर वैक्सीन में होती है। कोई पहली वैक्सीन नहीं है इसमें यूज़ किया जा रहा है ये, लेकिन
जो फाइनल प्रोडक्ट निकल के आता है बाहर, उसमें किसी प्रकार का सीरम नहीं होता। जी हाँ, तो यहाँ पर क्लियर कहा है कोवैक्सीन बनाने का भारत बायोटेक ने। क्लियर सुन लीजिए उन्होंने क्या कहा है। उनका कहना है, और ये मंत्रालय भी कह रहा है, देश का स्वास्थ्य मंत्रालय ने भी जारी किया स्टेटमेंट, कोवैक्सीन इज़ हाईली प्योरीफाइड टू कंटेन ओनली द इनएक्टिवेटेड वायरस कंपोनेंट। जी हाँ, इसमें वायरस के रिएक्टिव पार्ट को शामिल किया गया है, इसमें किसी प्रकार का और इम्प्योरिटीज़ नहीं है, बाय रिमूविंग ऑल अदर इम्प्योरिटीज़। तो यानी जो फाइनल प्रोडक्ट बन के बाहर आएगा वो बिल्कुल साफ़ है, इसमें कोई समस्या नहीं है, इसमें किसी प्रकार का कोई यूज़ नहीं किया गया है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर किसी ने आरटीआई में रिस्पॉन्स उठाया था कि भैया इसमें यूज़ करा है आपने, सीरम यूज़ किया है, जो न्यूबॉर्न काल्फ होते हैं उनका सीरम यूज़ करते हैं आप। तो कंपनी ने सफाई दी है कि जो अंतिम उत्पाद होता है उसमें किसी प्रकार का कोई कंटेंट शामिल नहीं होता। तो वॉज नॉट इंग्रेडिएंट ऑफ द फाइनल प्रोडक्ट वैक्सीन। जी हाँ दोस्तों, तो अंतिम रूप से वैक्सीन तैयार होकर आती है, इसमें कोई भी ऐसी चीज़ नहीं होती जो लोगों की धार्मिक भावनाओं को आहत करती हो। ठीक है सर? नहीं, इसमें ऐसा कुछ नहीं होता दोस्त, इसमें ऐसा कुछ नहीं होता है। सरकार विश्वास रखें, वैक्सीन हेजिटेंसी के मामले वैसे ही बहुत ज़्यादा हैं अपने देश में। मतलब मैं रियली फील करता हूँ कि वैक्सीन हेजिटेंसी के मामले बहुत ज़्यादा हैं। जैसे लॉकडाउन खुल रहा है, लोगों से बाहर जाने का मौका मिलता है, लोगों से बात करने का मौका मिलता है, फील्ड के लोगों से। आज मैं सैलून बैठा हुआ था, वहाँ पर लोगों से बात कर रहा था मैं, या डोमेस्टिक हेल्पर घर में आना चालू हो गए हैं, उनसे बात मैं कर रहा हूँ। आसपास मैं देख रहा हूँ, दिल्ली के शहर में हाईली एजुकेटेड इलाका है, यहाँ पढ़े लिखे लोग रहते हैं आसपास काफ़ी, उनके बीच का तबका एक ऐसा है जो वैक्सीन नहीं लगवाना चाहता। वैक्सीन से मर जाते हैं, वैक्सीन से ऐसा हो जाता है, वो ऐसा हो जाता है, बीमार हो जाते हैं, कोरोना हो जाता है, मैग्नेट हो जाता है शरीर। मतलब कुछ तो भी यार, कुछ तो भी, ये अफवाहें कहाँ से लेकर आए हो यार। मतलब मेरी डोमेस्टिक हेल्पर आज, उसको मैंने कहा आप आ जाइए आज से, क्योंकि बहुत सारा काम होता है घर में करने के लिए। मैंने कहा यार मैं अकेला नहीं कर पाता हूँ, क्लास बढ़ने वाली हैं, तो मैंने कहा आप आ जाइएगा। तो उनको, मैंने लॉकडाउन था तो उनको नहीं आ रही थी काफ़ी दिनों से, वो आ रही हैं अब। तो आज से चालू किया उन्होंने। मैंने उनसे पूछा कि वैक्सीन लगवा लिया आपने दीदी? कहती हैं नहीं भैया वैक्सीन लगवाएंगे हम। मैंने क्यों दीदी? भैया वैक्सीन लगवाने के बाद बहुत ज़िंदा नहीं बचते लोग। आई एम शॉक्ड यार कि आप मुखर्जी नगर में रहते हैं, हाईली इंटेलेक्चुअल मार्केट है देश का, ये अपने आप में आईएएस पैदा करता है, पीसी अधिकारी पैदा करता है। यहाँ तो रहने वालों का संक्रमण हो जाना चाहिए, मतलब कि आपके आसपास इतने पढ़े लिखे लोग रहते हैं, कुछ तो संक्रमण आपके अंदर आ ही जाएगा, वो भी नहीं हो रहा। मतलब यार, मतलब तो मुझे लगा, मैं सैलून बैठा हुआ था, सैलून ने पूछा भैया करवा लिया वैक्सीनेशन? अरे भैया क्या करना वैक्सीनेशन, बढ़िया, कोई समस्या नहीं है, सब ठीक है। मैंने कहा आपके कस्टमर क्लाइंट खत्म हो जाएंगे आपके? फिर उसको समझ में, यहाँ क्लाइंट कम हो जाएंगे। मैंने कहा भैया बाहर को कह देगा ना वैक्सीन करवाया आपने, अच्छे क्लाइंट आते हैं वो नहीं आएंगे आपके यहाँ पर। तब समझ में, हाँ भैया बात तो सही कह रहे हैं आप, चलिए मैं सोचता हूँ इस बारे में। मतलब वैक्सीन अब है, आज वैक्सीन मतलब इंडिया में 33 लाख वैक्सीन लग रही हैं अब, तो वैक्सीन की कमी शट ऑफ जो थी पीछे वो ख़त्म हो गई है, तो वैक्सीन लगवाना चाहिए बिंदास जाकर, ठीक है ना। तो थोड़ा सा आपको सरकार को नए नए तरीके लाने पड़ेंगे, किसी को लालच दिया जाए, किसी कुछ दिया जाए। कोई तो कह रहा था वो जो वैक्सीन लगवाओगे तो 1 किलो चावल देंगे निःशुल्क। दे दो यार, क्या अंतर पड़ रहा है ना, क्या अंतर पड़ रहा है? 1 किलो चावल दे दो, क्या अंतर पड़ जाएगा? इतना चावल हमारे पास है, बिखर रहा है बाहर, अभी और स्टॉक आ गया, कहाँ लेके जाओगे चावल? दे दो 1 किलो चावल, वैसे ही लोग लगवाने आ जाएंगे, बच्चों को ले आएंगे लगवाने के लिए, इनको भी लगा दो। देश में तो ऐसा है ना फिर हमारे यहाँ। तो अभिजीत बनर्जी ये बात कहते हैं, ये थ्योरी की उनको नोबेल प्राइज़ मिला था इस काम के लिए, इंसेंटिव फॉर गवर्नमेंट वेलफेयर स्कीम। जब वो कहते हैं अभिजीत बनर्जी अपनी थ्योरी में, वो यही बात बोलते हैं कि यदि गरीबों के लिए कोई इंसेंटिव स्कीम लगा दी जाए तो सरकारी योजना का लाभ अधिक से अधिक वो लेना चाहते हैं। ठीक है, चलो दोस्तों आगे बढ़ते हैं आपके साथ, आगे चलेंगे हम लोग यहाँ से। हाँ, मतलब युवाओं को आप कह दो, बात सही है आपकी, कि 1 महीने का इंटरनेट पैक दे देंगे फ्री में, कुछ भी है यार, इंसेंटिव दे दो यार, क्या अंतर पड़ रहा है? इंसेंटिव दे दो देश में यार, बहुत चीज़ें हैं करने के लिए। चलो, मतलब इतना लालच है देने के लिए यार, कुछ भी कह दो यार। मतलब एक अच्छा भला वाला कॉलेज में आके बोल दो कि सबको नेटफ्लिक्स का 1 महीने का सब्सक्रिप्शन मिलेगा फ्री, सब लगवा लेंगे वैक्सीन जाके, सब लगवा लेंगे, कोई नहीं सोचेगा। अच्छे इकोनॉमिक्स की बात सुननी चाहिए सरकारों को। चलिए कोई बात गलत नहीं है इसके अंदर, लालच नहीं है, आप लोगों का जीवन बचाने के लिए लालच नहीं दे रहे हैं। आप सोचिए, सरकार ने कुछ दिनों पहले आंध्रा के डीएम को अवार्ड मिला था इस काम के लिए। उसने कहा था कि आप लेकर आइए 1 किलो पॉलीथीन मेरे पास, 1 किलो पॉलीथीन जो सड़कों प्लास्टिक बिखरी होती है वो लेकर आइए, 1 किलो चावल दूंगा उसके बदले में आपको।
सुपर हिट स्कीम, डीएम साहब को सराहा गया इस काम के लिए, बड़ा अच्छा काम किया तो आपने, प्लास्टिक पॉल्यूशन कम हो रहा है बाजार से। तो इंपॉर्टेंट बात है, छोटे छोटे इंसेंटिव देकर आप लोगों को साथ में ला सकते हैं। आप गलत काम नहीं कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, जीवन बचाने का प्रयास कर रहे हैं, इंसेंटिव देकर आप लोगों को प्रेरित कर सकते हैं छोटे से, ठीक है। हाँ, अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन मिलेगा फ्री, तो ये तो हम लोग नहीं कह सकते, मेरी तरफ से अनअकैडमी कह सकता है कि लोग वैक्सीन लगवा के आएंगे तो उनको इंसेंटिव मिलेगा, उनके लिए कॉम्बो ऑफर, आप दिखाइए वैक्सीन सर्टिफिकेट अपना और आपको अलग से कुछ ऑफर मिल जाएगा अनअकैडमी का। चलो दोस्तों आगे बढ़ते हैं, आगे चलते हैं, चर्चा तो अंतिम चलती रहेगी ये। तो वैक्सीन हेजिटेंसी को रोकने के लिए अगर कुछ आइडिया हो तो बिल्कुल स्वागत सबका होना चाहिए सरकार का। मैं तो बताऊँ सरकार स्टार्टअप चैलेंज लेकर एक हैकेथॉन लॉन्च कर दे यार, कि देश में वैक्सीन हेजिटेंसी कैसे रोकी जाए, कैसे ख़त्म की जाए। हैकेथॉन होता है, हैकेथॉन हमारे यहाँ नॉर्मल बात है, स्टार्टअप चैलेंज हैकेथॉन, आइडिया लेकर आएँ अपना, जो आइडिया पसंद किया सरकार उसको अवार्ड देगी, उस आइडिया को इम्प्लीमेंट कर देगी सरकार। कम ही आइडिया देने वालों की यार अभी आइडिया आ जाएंगे सारे, तो इम्पॉर्टेंट बात है। मतलब इतना से हम लोग काम करते हैं, कोई एक आईएएस आइडिया दे दे सरकार को, ऐसा कर लो यार हेजिटेंसी ख़त्म करने के लिए। चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए सर आगे चलते हैं आपके साथ। एक रिपोर्ट आई है छोटी दोस्तों, कुछ काम की रिपोर्ट नहीं है, किसने छापी वो सुन लीजिए दोस्तों। अमेरिका की बैंक ऑफ अमेरिका की रिपोर्ट आई है दोस्तों, एक बैंक ऑफ अमेरिका की रिपोर्ट आई है, उसमें कहा है भैया ऑटोमेशन जो बढ़ रहा है, स्वचालितकरण, रोबोट्स आ गए, एआई मशीनें आ गई हैं, ये 30 लाख या 3 मिलियन जॉब खत्म हो जाएंगे आईटी फर्म से अगले साल तक। कोई नई बात नहीं है, एआई पर हम ऑलरेडी काफ़ी चर्चा कर चुके हैं, एआई बढ़ेगा, एआई जब बढ़ेगा तो जॉब कम होंगे, दो राय नहीं है दोस्तों। अभी कुछ दिनों पहले ही मैंने आपको एक एआई पर डिस्कशन किया था आपके साथ, आपको याद होगा, पीएम साहब की स्पीच मैंने सुनाई थी पूरी की पूरी यूट्यूब पर आपको उस दिन मैंने, और बताया था पीएम साहब क्या सोचते हैं एआई पर, हम लोगों ने क्या कहा है कि हमारी पॉलिसी एआई को लेकर बात हुई थी मेरी आपके साथ पूरे ढंग से, और उसी बताया था मैंने आपको कि जॉब नौकरियां जाएंगी, नौकरियों के पैटर्न बदलेंगे। आप पीएम साहब को याद करें, कोट एंड कोट, नौकरियों के प्रकार बदलेंगे, आईटी फर्म से जॉब जाएंगे लेकिन बहुत सारे नए रोजगार पैदा होंगे, नई मशीन बनाने के लिए हार्डवेयर के रोजगार निकलेंगे, हमारे पास हार्डवेयर इंस्ट्रूमेंट चाहिए होगा, हमको रोबोट बनाने पड़ेंगे, रोबोट काम करेंगे लेकिन रोबोट तो बनाने पड़ेंगे ना हमको, तो वो रोजगार, नए रोजगार पैदा होंगे, तो हमको न्यू टाइप ऑफ एम्प्लॉयमेंट मिलेगा यहाँ पर। तो दो राय नहीं कम होंगे, 30 लाख जॉब बता रही है अमेरिकन रिपोर्ट ये, ठीक है, और लगभग $1000 अरब डॉलर की बचत होगी आईटी इंडस्ट्री को इससे हर साल। तो चलिए अच्छी बात है सर, यहाँ पर कोई काम का नहीं है सर ये। मूव फॉरवर्ड जल्दी करते हैं दोस्तों, अगली खबर पे आते हैं। जैसा कि आप जानते हैं 15 जून से भारत सरकार ने नियम जारी कर दिया था, अनिवार्य ज्वेलरी का अनिवार्य क्या, हॉल मार्किंग करना। जी हाँ दोस्तों, भारत सरकार का नियम लागू हो गया है 15 जून से, काम भारत सरकार ने 15 जून से लागू कर दिया है कि अब जो भी गोल्ड ज्वेलरी बिकेगी देश में, हॉल मार्किंग होना, उस पर चिन्ह होना, जो गारंटी शुद्धता की पहचान होती है, हॉल मार्किंग होना अनिवार्य होगा। और जितने भी ज्वेलर हैं देश में उनको BIS से सर्टिफाइड होना होगा। BIS भारतीय मानक ब्यूरो, ब्यूरो इंडियन स्टैंडर्ड जो है हमारे यहाँ पर दोस्तों, तो BIS सर्टिफाइड हमारे यहाँ ज्वेलर्स होंगे सारे, लगभग 4 लाख ज्वेलर हैं इंडिया में दोस्तों, तो इनको BIS सर्टिफाइड होना पड़ेगा। BIS मतलब भारतीय मानक ब्यूरो, ब्यूरो इंडियन स्टैंडर्ड, अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, पीयूष गोयल जी का मंत्रालय, ठीक है ना। तो मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स के तहत आता है BIS, उसके तहत ये लोग 4 लाख ज्वेलर्स रजिस्टर्ड होंगे, और जो ज्वेलरी बेचेंगे उस पर हॉल मार्किंग होना ज़रूरी है। ये लॉन्च हो गया स्कीम 15 जून से, काफ़ी दिन पेंडिंग था, 2-3 साल से पेंडिंग पड़ा था, फाइनली आके 15 जून से लागू हो गया। अब यहाँ पर शिकायतें सामने आ रही हैं लागू होने के बाद, क्या है सर, आइए बात करते हैं। तो अनिवार्य गोल्ड ज्वेलरी की हॉल मार्किंग लागू हो गई सर वेडनेसडे से, लेकिन इसको लेकर इंडस्ट्री बटी हुई है। ज्वेलर्स जो खासकर छोटे शहरों के हैं उनको काफ़ी चिंता हो रही है। चिंता क्यों है सर, आइए बात करें यहाँ पर। समझिएगा, बॉम्बे हाईकोर्ट में भी गए, यहाँ पर इन्हें छूट नहीं मिली उनको यहाँ पर, ठीक है। हालांकि बॉम्बे हाईकोर्ट ने एक बात कह दी कि जो ज्वेलर अभी नहीं कर पाते इन शर्तों को पूरा, उन पर कोई एक्शन ना लिया जाए। जो ज्वेलर इन शर्तों का अनुपालन नहीं कर पाते उन पर कोई एक्शन ना लिया जाए, ये कहना है हाईकोर्ट, बॉम्बे हाईकोर्ट का। भाई यार मामला क्या है सर, जो ज्वेलर से डिमांड क्या कर रहे हैं बता दूं मैं आपको। यहाँ पर उनकी मांग है कि भैया एक तो कोविड चल रहा है, वैसी मांग कम हो गई है ज्वेलरी की, वैसी घर बैठे हुए हैं लॉकडाउन में हम लोग, बिकवाली नहीं हुई। अब BIS सर्टिफाइड होने के लिए फ़ीस देनी पड़ेगी, और दूसरी बात हॉलमार्किंग होने पर ज्वेलरी की कीमत बढ़ जाएगी। दो चीज़ें दोस्तों। तो अंडर द हॉलमार्किंग स्कीम ऑफ BIS ज्वेलर्स आर रजिस्टर्ड फॉर सेलिंग हॉलमार्क ज्वेलरी। तो पहले ज्वेलर्स को करना पड़ेगा सर, रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, और टेस्टिंग हॉलमार्किंग सेंटर पर जाकर उनको अपनी ज्वेलरी का प्रमाणन करना होगा। और निश्चित तौर पर
इससे ज्वेलरी महंगी होगी, थोड़ी बहुत महंगी हो जाएगी ज्वेलरी, क्योंकि कीमत बढ़ जाएगी, हॉल मार्केट की फ़ीस ली जाएगी उनसे, उसमें जोड़ी जाएगी। तो ज्वेलरी ऑलरेडी मार्केट ख़राब पड़ा है, मार्केट कोविड से कारण शटडाउन पड़ा है, और ऐसे में ज्वेलरी का और महंगा होना खासकर छोटे शहर दुकानदारों को नुकसान कर सकता है। अभी देश में 30% जो ज्वेलरी बिकती है वो हॉलमार्क्ड है, बाकी नहीं है। छोटे शहरों में तो नहीं के बराबर। दूसरी बात, तो समस्या क्या समझ आ रही है दोस्तों? पहली बात तो कॉस्ट ऑफ ज्वेलरी बढ़ जाएगी, और वर्सेस कोविड मार्केट, तो कोविड के संकट के चलते वैसे नुकसान हो रहा है, ऐसे में ज्वेलरी और महंगा होना मुश्किल होगी। दूसरी बात सर, ये कहा गया है कि जो ज्वेलर्स हैं वो अपने ज़िले में स्थित गोल्ड असेसमेंट सेंटर पर जाएंगे, ज्वेलरी दिखाएंगे और उनसे हॉलमार्किंग कराएंगे। तो क्या हर ज़िले में देश के है? जी नहीं है। बड़ी बात यह है, देश के केवल 733 ज़िलों में से केवल 245 नियरली 246 ज़िलों में दोस्तों सुविधा है। ये सभी ज़िलों में सुविधा नहीं है जहां मूल्यांकन हो सके, हॉलमार्किंग हो सके, है ही नहीं सुविधा। तो कैसे लागू होगी स्कीम? हालांकि भारत सरकार ने कह दिया है कि जिन ज़िलों में नहीं है वहाँ के ज्वेलर्स को सज़ा नहीं देंगे, हम लोग वहाँ के ज्वेलर्स को सज़ा नहीं देंगे। बाकी आपके ज़िले में और आप नहीं कर रहे हैं हॉलमार्किंग तो सज़ा मिलेगी आपको। तो ऐसे में इनका मानना है कि भैया 4 लाख ज्वेलर देश में करीब है, उनमें से केवल 35,000 ही BIS रजिस्टर्ड सर्टिफाइड हैं BIS के, और 245 जिलों में ही कितनी में से 733 जिलों में 245 जिलों में ही क्या है, केवल हॉल मार्किंग सेंटर है जहाँ जाके ज्वेलरी हॉल मार्किंग हो सकती है। तो यानी कि आदेश तो आपने जारी कर दिया कि लाइन में लग जाओ, उतनी ATM मशीनें ही नहीं है देश में यार कि सब लोग लाइन में लग जाए, वरना क्या वो लाइन लंबी हो जाएगी। जी हाँ दोस्तों, वही बात यहाँ पर दिख रही है हमको। हमारे पास ना तो पर्याप्त सेंटर हैं, हॉल मार्किंग सेंटर की कमी है दोस्तों हमको यहाँ पर। तो हॉल मार्किंग सेंटर काफ़ी कम है, 245 डिस्ट्रिक्ट आउट ऑफ 733 डिस्ट्रिक्ट, ये दिखाता है डेटा अपने आप में। 50% भी नहीं है। केवल देश के 35,000 ज्वेलर आउट ऑफ 4 लाख ज्वेलर रजिस्टर्ड हैं BIS के पास। तो रजिस्ट्रेशन की बड़ी समस्या होगी, उनको जाके ऑफिस में जाके पेपर वर्क करो, डॉक्यूमेंट दिखाओ, तो बड़ा मुश्किल काम होगा। हालांकि सरकार ने ये कह दिया है, अभी छोटा छूट ही दे दी है कि अगस्त महीने तक जिन जिलों में नहीं है BIS सेंटर या हॉलमार्किंग सेंटर उनको छूट होगी, और जिनका टर्नओवर 40 लाख रुपए से कम का है, यानी जिनकी एनुअल ज्वेलरी सेलिंग, एनुअल ज्वेलरी बेचते हैं 40 लाख से कम का बेचते हैं, उनको भी छूट रहेगी, उनको ही पालन नहीं करना। अब ज्वेलरी की शॉप में 40 लाख होता क्या है? एक महीने का 2-3 लाख आप बोल रहे हैं यहाँ पर। 3 लाख से ऊपर की ज्वेलरी बेचेंगे तो आप उस दायरे में आ जाएंगे। तो ज्वेलरी की शॉप में एक महीने में 3 लाख की सेल, अगर मैं कहूँ तो आप खुद समझदार हैं, 50,000 रुपये 60-55 हज़ार सोना चलता है हमारे यहाँ, तो 3 लाख की सेल क्या होती है? अपने में कुछ भी नहीं होती है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर इनकी नाराज़गी है मार्केट में काफ़ी। उनका मानना है कि ये 40 लाख का जो आपने रखा है दर्जा, एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द रूल, जो 40 लाख टर्नओवर जिनका है, इनका वार्षिक टर्नओवर 40 लाख तक का है, उन्हें इससे छूट होगी। अच्छी बात है सर। और जिन जिलों में नहीं है उन जिलों में ये लागू नहीं होगा। क्लियर दोस्तों, सरकार का स्टैंड भी जान लिया, ज्वेलरी वाले नाराज़ क्यों भी जान लिया आपने। आगे बढ़ेंगे आपके साथ, अगली खबर पे आऊँगा दोस्तों में। अगली खबर पे चलते हैं आपको लेकर। तेलंगाना में आपको याद होगा मेडिसिन फ्रॉम द स्काई, याद है प्रोजेक्ट मेडिसिन फ्रॉम द स्काई, ड्रोन की सहायता से तेलंगाना सफल रहा, तेलंगाना में काम सफल रहा। अब ICMR कह रहा है भैया इंडिया के इंटरेस्ट में होगा यहाँ पर कि हम लोग यूज़ करें ड्रोन का। जी हाँ, हम ड्रोन यूज़ करेंगे किसके लिए? डिलीवरी मॉडल के रूप में, वैक्सीन पहुँचाना है, हम इसका यूज़ करेंगे ड्रोन का। तो अभी परमिशन लेगा अंतर भारत के स्तर पर, पूरे देश के स्तर पर देखते हैं क्या करना है इनको, एटलीस्ट उन एरियाज़ में जहाँ तक सड़क मार्ग से या जल मार्ग से या रेल से वैक्सीन पहुँचाना संभव नहीं है, उनमें ड्रोन का यूज़ करेंगे वो लोग, ये कहना है ICMR का दोस्तों। तो याद रखिए प्रोजेक्ट का नाम क्या? तेलंगाना के मैट फ्रॉम द स्काई, मैट फ्रॉम द स्काई, मेडिसिन फ्रॉम द स्काई प्रोजेक्ट किसका है? तेलंगाना सरकार का। उसमें पार्टनर कौन है? अपोलो फार्म, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है क्या उसमें? अच्छा, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है क्या सपोर्ट में? सपोर्ट में कौन है उसके दोस्तों? मैट फ्रॉम द स्काई स्कीम में कौन कौन पार्टनर है? मैट फ्रॉम द स्काई, मेडिसिन फ्रॉम द स्काई, एक तो तेलंगाना सरकार है सर, ठीक है, ICMR है सर, ठीक है, अपोलो फार्मेसी की हेल्थ वाला उनका जो ऐप है वो है अपोलो फार्मेसी वाले हैं सर, और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है। जी हाँ दोस्तों, याद रखिएगा ये भी इंस्टीट्यूशन है। ICMR इनडायरेक्टली मतलब परमिशन ICMR की है, तेलंगाना सरकार। अपोलो फार्मेसी उनका एक हेल्थ अलग चलता है एक इंस्टीट्यूशन, वो है अपोलो फार्मेसी का, और तीसरा वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम दोस्तों ना। तो वो सफल हो गई अपने आप में। उसी तर्ज पर ICMR कह रहा है इसको देश के अलग में लागू लॉन्च किया सकता है। तो ड्रोन की सहायता से वैक्सीन भेजना संभव है।
अच्छा दोस्तों, काफ़ी हमने चर्चा की थी, आपको याद होगा वैक्सीन इंटरवल को लेकर। मैंने बताया था आपको 2 प्रकार के स्टैंडर्ड भारत सरकार अपना रही है। जो विदेशों में जा रहे हैं उनको 4 वीक में लगा लो दूसरी वैक्सीन, और जो देश के अंदर है उनको लगेगी 12 वीक के बाद। याद है ना आपको, हमने डिबेट की थी इस पर अच्छी खासी। देश के अंदर लोग काफ़ी नाराज़ हो गए थे, सरकार सर आपको परेशानी क्या है, जो बाहर जा रहे हैं उनके लिए 2 अलग पॉलिसी होना चाहिए। किसी ने कहा सर एक राष्ट्र एक पॉलिसी नहीं चल सकती, जैसी आवश्यकता होगी वैसी दी जाएगी। ठीक है सर, हमने उठाया था भैया साइंटिफिक डेटा दे दो, मुझे कोई समस्या नहीं है। तो यहाँ पर एनटागी, जी हाँ दोस्तों, एनटागी के चेयरमैन साहब का स्टेटमेंट आया। आशीर्वाद तुमने बहुत बोल लिया, अब तुम मेरी बात सुनो। हमने जो 6 से 8 वीक का अंतर था पहले, उसको बढ़ाकर 12 से 16 वीक का कर दिया है। 2 डोज के बीच का अंतर, ये साइंटिफिक एविडेंस पर आधारित है। आशीर्वाद सुन लो, क्लास में अफवाह मत फैलाओ तुम अपनी। साइंटिफिक एविडेंस पर आधारित है क्या? कोविड-19 वर्किंग ग्रुप जो काम कर रहा है नाटागी के तहत, उसने साइंटिफिक स्टडी की है, और 12 से 16 हफ्ते का ब्रेक सबसे बेहतर है। जी हाँ, उनका मानना है सर। इंटरव्यू दिया डीडी न्यूज़ पर उन्होंने, यहाँ पर हेल्थ मिनिस्टर के साथ आकर उन्होंने कहा कि इंक्रीज़ करने का जो अंतर था हमारा 2 कोविशील्ड के बीच, जो 4 से 6 हफ्ते चल रहा था, बढ़ाकर 12-16 वीक कर दिया। इसको हमने क्यों किया? फंडामेंटल साइंटिफिक रीज़न रिगार्डिंग बिहेवियर ऑफ एडेनोवेक्टर वैक्सीन। जी हाँ, इस वैक्सीन का स्टडी हमने किया, हमने पाया कि सबसे बेहतर है 12-16 वीक का। बेचारे जो बाहर जा रहे हैं उनको 4 वीक में लगा रहे हो, फिर वो जवाब नहीं देगा। वो नहीं पूछा उनसे किसी ने। डीडी न्यूज़ का इंटरव्यू तक पूछा कोई नहीं। यहाँ पर यहाँ जो बोलना होता है बोला जाता है, डीडी न्यूज़ को पूछता नहीं है। सामने वाला जो मन होता है बोलने का वो बोला जाता है इसमें, ठीक है ना। ठीक है, ब्रिटेन में 6 वीक में लगा रहे हैं दोस्तों वैक्सीन को। अब ब्रिटेन में टेक्निकली कुछ और चल रहा है, हमारे यहाँ कुछ और चल रहा है। ठीक है सर, तो इनके पास डेटा आ चुका है। अब यहाँ पर दोस्तों अलग बात है। ठीक है, तो 17-18 करोड़ लोगों को लग चुकी है, पहली डोज लग चुकी है, और 4 करोड़ लोगों को सेकंड डोज 2 डोज लग चुकी हैं दोस्तों। डी न्यूज़ के मित्र अपने सारे यार, सब लोग मित्र हैं वहाँ पर अपने, ऐसा कोई समस्या नहीं है। आइए बस तो बात करें आपके साथ। बड़ी खबर है, इस पर मैं स्पेशल लाऊंगा कल, क्योंकि फ्राइडे भी है, कल मैं स्पेशल लेकर आऊँगा इस पर बड़ी खबर पर। सुन लीजिए 1 लाइन खबर केवल। यहाँ पर सरकार ने फैसला, कैबिनेट ने फाइनली फैसला, बजट में सर स्पीच में कहा था निर्मला जी ने कि वो प्याज वाली बात नहीं है, कि वो कॉर्पोरेटाइजेशन करेंगी OFB का दोस्तों। ठीक है, हर बात को प्याज से मैं जोड़ा करूँ, मतलब ऐसे बोल देता हूँ कभी कभी आप लोगों को यार, मतलब ठीक है, आप लोग परेशान मत हुआ करो। देखिए, मैं इकनॉमी का टीचर हूँ और निर्मला जी इकनॉमी की हेडमास्टर है हमारे कॉलेज की, तो ज़रूरत है उनकी टांग खींची जाए थोड़ी सी, उनको परेशान किया जाए। ठीक है ना, तो उनको मैं थोड़ा मैं लेता हूँ उनकी पॉलिसी की ना। RBI गवर्नर अपने तो अपने कलीग्स लगते हैं, मतलब ये लोग तो अपने कलीग्स टाइप के हैं। इनकी पॉलिसी की थोड़ा सा टांग खिंचाई करो, ऑपरेशन करो उनका, तो मज़ा आता है इनके संग बात करने में। बाकी किसी नहीं करता, मैं बाकी मिनिस्ट्री को नहीं छेड़ता हूँ, आप देखते होंगे। निर्मला जी की बात कर सकते हैं हम लोग, हमारे कॉलेज की हेड हैं वो, एक प्रकार से हम इकनॉमी के प्रोफेसर, इकनॉमी के स्टूडेंट हैं, हमारे कॉलेज के हेडमास्टर्स हैं वो। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं सर। मैं प्रोफेसर, मैं स्टूडेंट इकनॉमी का दोस्तों। सुन लीजिए आराम से। OFB ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड, जी हाँ दोस्तों, OFB की बात करें, सरकार ने क्या फैसला किया? कैबिनेट ने फैसला किया है कि OFB को कॉर्पोरेटाइज किया जाएगा। मतलब क्या है सर? अब तक OFB एज ए डिपार्टमेंट के तौर पे हथियार बनाते हैं लोग, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री गोला बारूद बनाते हैं देश के लिए, एज अ डिपार्टमेंट के रूप में काम करते हैं डिफेंस मिनिस्ट्री में। अब एज अ कंपनी के रूप में, एज अ PSU बन जाएंगे दोस्तों, ये डिफेंस PSU सरकारी कंपनी बन जाएंगे। कल प्राइवेटाइज भी नहीं करेंगे हम लोग, नहीं करनी, चिंता ना करें। देश में लगभग हमारे पास सर 41 फैक्ट्रीज़ हैं। 41 फैक्ट्रीज़ हैं किसकी? ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड की, डिपार्टमेंट की। अब ये कंपनी, जी हाँ, कन्वर्ट कर रहे हैं 7 कंपनियों में दोस्तों, इनको हम लोग कॉर्पोरेटाइज कर रहे हैं। कंपनी का स्ट्रक्चर, मैनेजर होगा, डिप्टी मैनेजर होगा, CEO होगा, बोर्ड मीटिंग होगी, कंपनी के सारे काम होंगे। जैसे ONGC है, OIL है, गेल है, ICL है, हमारे पास कंपनियाँ जो हैं, ऐसी कंपनी बन जाएगी अब ये। ठीक है, कंपनी बनने से फ़ायदा क्या होगा? ऑटोनॉमी। अभी तो कोई भी काम करना होता है सरकार से पूछ के आओ, मिनिस्ट्री से पूछ के आओ, फिर खुद फैसला कर सकेंगे, फिर खुद डिसीजन ले सकेंगे हथियार बनाना है कि नहीं बनाना है। इनको आत्मनिर्भर भारत जल्दी हो सकेगा दोस्तों। ठीक है, बात समझ आ रही होगी दोस्तों आपको मेरी यहाँ पर। फिर सुन लीजिए, अब ये 41 जो फैक्ट्रीज़ हैं ये बनेंगी 7 बड़ी कंपनियाँ। जी हाँ, 7 PSU बनेंगे देश में। अब प्राइवेटाइज नहीं हो रहे हैं, ये इनको PSU बनाया जा रहा है, सरकारी कंपनी बनाई जा रही है दोस्तों। तो 1775 में जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में आई थी, तब से ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड काम कर रहे हैं हमारे यहाँ पर। अब ये ख़त्म हो जाएंगे, जी हाँ, ये विलुप्त हो जाएंगे। ये एक विलुप्त प्रजाति कहलाएगी। ऑर्डिनेंस बोर्ड कुछ होते थे हमारे यहाँ। ठीक है दोस्तों, चलिए, खबर काम की है, चर्चा करेंगे इसको। PM साहब ने कल ट्वीट किया इसको लेकर, राजनाथ सिंह ने स्पीच दी इस पर अपने आप में। उन्होंने कहा हिस्टोरिक डिसीजन अपने आप में। राजनाथ सिंह ने कहा एक बहुत बड़ा फैसला है अपने आप में, और कर्मचारियों को डरने की आवश्यकता
बिल्कुल नहीं है। डरे नहीं, हम प्राइवेटाइज नहीं कर रहे हैं, कोई नौकरी से नहीं निकाल रहे हैं आपको। देयर विल नो चेंज इन सर्विस कंडीशन, आपकी सेवा शर्तें कोई बदलाव नहीं हो रहा। टर्म्स एंड कंडीशन में आपको जो भी सुविधाएं मिल रही थी मिलती रहेंगी, आप जैसे काम कर रहे थे करते रहिए। बस कॉर्पोरेटाइज हो गया, इससे फ़ायदा क्या होगा, इससे ऑटोनॉमी होगी। जी हाँ दोस्तों, डिसीजन मेकिंग ऑटोनॉमी होगी और हम हथियार बनाने में आगे आ पाएंगे। आत्मनिर्भर भारत का जो डिफेंस का सेक्टर है, राष्ट्रीय सुरक्षा का सेक्टर है, वो हम लोग सेल्फ सफिशिएंट हो पाएंगे। ये कहना है दोस्तों यहाँ पर, ठीक है। इससे अकाउंटेबिलिटी बनेगी कहीं ना कहीं, ऑटोनॉमी आई कंपनी के अंदर, अकाउंटेबिलिटी बनेगी कंपनी के अंदर कहीं ना कहीं, और कंपनी की क्षमता बढ़ेगी सर, ऐसा माना गया है दोस्तों यहाँ पर। चलिए, अब तक कहाँ काम करते हैं ये, एज अ OFB काम करते हैं सर, किसके अधीन, डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन। तो ये काम करते हैं डिफेंस प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के अधीन। अब ये एज अ कंपनी होंगे, किसी डिपार्टमेंट रिपोर्ट नहीं करेंगे, कंपनी की तरह काम करेंगे, डिफेंस मिनिस्ट्री को रिपोर्ट करेंगे सीधा भी है। ठीक है दोस्तों, क्लियर है बात, खबर आपको ये, क्या मित्रों खबर क्लियर है आपको यहाँ पर। शेयर मार्केट में बिल्कुल आ सकती है, सरकार बेच देगी, 10% विनिवेश कर देगी, क्या अंतर पड़ रहा है, कर सकती है 10%, फिर 20 कर देगी, फिर आवश्यकता बढ़ेगी 30 कर देगी, फिर संकट आएगा 40 कर देगी, फिर घाटा हो जाएगा, फिर प्राइवेटाइज कर देगी। हो सकता है ऐसा हो, मैं भविष्य की बात कर रहा हूँ, ऐसा होता रहा है। लेकिन इसको शायद डिफेंस सेक्टर को सरकार पहले ही बोल चुकी है, डिफेंस सेक्टर में प्राइवेटाइजेशन नहीं करेगी, वो मना कर चुकी है, या सरकारी कंपनी DRDO HAL को नहीं बेचा जाएगा। तो ये मान के चलते हैं सरकार की नीयति अच्छी है, यहाँ पर नीयत अच्छी है सरकार की, और वो यहाँ पर केवल कंपनी को ऑटोनॉमी देना चाहती है, एफिशिएंसी बढ़ाना चाहती है। पॉजिटिव पॉइंट याद रखें, नेगेटिव को निकाल सकते हैं। भैया जॉय बिडेन अमेरिका के राष्ट्रपति और रूस के राष्ट्रपति, 2 सितारों का ज़मीन पर मिलन हुआ 2 दिन पहले, ठीक है। मुलाकात कहाँ हुई इनकी, स्विट्ज़रलैंड में। जी हाँ दोस्तों, मुलाकात हुई स्विट्ज़रलैंड में इन दोनों की, ठीक है सर, कोई समस्या नहीं है। बहुत सारी बातें कही गई, बहुत नाराज़गी एक दूसरे जाहिर कर चुके हैं। बड़ी बात थी कि दोनों देशों ने कुछ समय पहले ही अपने राजदूतों को, अपने एम्बेसडर्स को वापस बुला लिया था दोस्तों अपने देश में। वो सहमत हो गए इस मुद्दे पर कि हाँ दोबारा भेजा जाएगा। जी हाँ दोस्तों, रशियन एम्बेसडर जो हैं उनको रिकॉल कर लिया गया था, उनको वापस भेजा जाएगा यहाँ पर, रिटर्न देयर एम्बेसडर से। बड़ी खबर है अपने आप में, यानी अमेरिका रूस के संबंधों में थोड़ा सा एक सुधार की गुंजाइश यहाँ देखी जा रही है। संबंध खराब क्यों चल रहे हैं रशिया से, अब रशिया अमेरिका के संबंध खराब क्यों चल रहे हैं, इसमें मैं क्या बताऊँ यार, तभी तो जग जाहिर बात है, नई बात थोड़ी है कोई। पुराने दुश्मन हैं तो अपने आप में कोल्ड वॉर से, हालांकि नए कारणों में देखा जाए तो यूक्रेन वॉर, खासकर जो क्रीमिया पर कब्जा कर लिया रशिया ने, तब से 2012-13 के बाद से, तब से अमेरिका काफ़ी नाराज़ है, सैंक्शन लगा रखे हैं यूक्रेन वॉर के बाद अमेरिका ने उसके ऊपर। बाकी रशिया के चुनावों को लेकर ह्यूमन राइट वायलेशन जो रशिया में होता है, विपक्षी पार्टियों के साथ जो होता है, उसको लेकर अमेरिका नाराज़ है काफ़ी। अमेरिका नाराज़ है कि आप बहुत सपोर्ट करते हैं बेलारूस को, बेलारूस पड़ोसी राष्ट्र तशेंको का राज्य जहाँ पर सपोर्ट करता है रशिया, जबकि बेलारूस पर आरोप है कि आप काफ़ी ह्यूमन राइट वायलेशन कर रहे हैं। इसके अलावा रूस का सीरिया में जो योगदान है, बशर सरकार के साथ सीरिया को सपोर्ट कर रहा है रशिया, जिससे नाराज़ है अमेरिका, क्योंकि अमेरिका से खिलाफ था सीरिया के, तो सीरिया को सपोर्ट कर रहा है रशिया यहाँ पर, इससे काफ़ी ख़राब है। इसके अलावा हम बात करें मिसाइल ट्रीटीज़ को लेकर, ट्रंप के समय कई संधियाँ जो अमेरिका और USSR के बीच हुई थी कोल्ड वॉर के टाइम में, उनसे अमेरिका अलग हट गया, चाहे ओपन स्काई ट्रीटी की बात हो, इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल ट्रीटी की बात हो, कई INF की बात हो, तो कई ट्रीटी से अमेरिका पीछे हट गया, रशिया पीछे हट गया। तो मिसाइल ट्रीटीज़ में यहाँ पर जो संधियाँ थी वो यहाँ पर ख़त्म हो गई एक प्रकार से, मुझे कहना चाहिए। इसके अलावा रशिया पे अटैक है, साइबर अटैक करने का आरोप है रशिया पर, कि वो साइबर अटैक को बढ़ावा दे रहा है। अमेरिकी चुनावों में, इलेक्शन में उसने फ्रॉड का करने का प्रयास किया, उस पर आरोप है, ये आरोप प्रूफ नहीं हुआ, आरोप है केवल ये। इसके अलावा रशिया लगातार कह चुका है क्वाड के बारे में भी, और लगातार वो एक बात कहता रहा है, वो एशियन नाटो की बात करता रहा है हमेशा, कि एशियन नाटो है अपने आप में ये। तो एक प्रकार से रशिया मानता है कि जो विस्तार आप कर रहे हैं वहाँ पर वो गलत है एक प्रकार से। तो कहीं ना कहीं संबंधों में तल्खी के बहुत कारण है, और भी 20 मिल जाएंगे आपको यहाँ पर, तो वो नई बात नहीं है, लेकिन एक अच्छी प्रयास है। अभी जॉय बिडेन ने कुछ दिनों पहले पुतिन को कहा था किलर हैं ये, जी हाँ हत्यारे हैं ये, तो उसके बाद राजदूत वापस बुला लिए थे उन देशों ने, लोगों ने अपने, तो पुतिन एज अ किलर कहा था कुछ दिनों पहले, हत्यारा कहा था पुतिन को उन्होंने, तब वापस बुला लिया था एम्बेसडर उन्होंने अपने वहाँ से। उम्मीद करेंगे शायद अब बातचीत आगे बढ़ सके। ठीक है सर, यहाँ पर बात समझ में आ रही है आपको मेरे दोस्तों, अमेरिका के संबंध, ठीक है। भारत ने भैया श्रीलंका को दिया है $100 मिलियन का लोन, भारत ने श्रीलंका को दिया है $100 मिलियन का लोन दोस्तों। यहाँ पर किसने दिया भारत की ओर से, एक्सिम बैंक ने दोस्तों।
एग्जिम बैंक ने भारत की ओर से श्रीलंका को दिया है $100 मिलियन का लोन दोस्तों। यहां पर किस काम के लिए? सोलर पावर को बढ़ावा देने के लिए। दोस्तों याद रखिएगा, सोलर पावर को बढ़ावा देने के लिए काम किया है। श्रीलंका में लगभग 4000 मेगावाट बिजली बनती है। सोचिए इंडिया में कितनी बनती है मालूम है आपको? इंडिया में कितनी पावर जनरेट होती है हमारे, मालूम है आपको? लगभग 3,80,000, 3.8 लाख। और यहाँ टोटल पावर कितनी पैदा होती है? 4000। सोच सकते हैं मतलब कितना हम लोग ह्यूज जनरेशन करते हैं। ठीक है, जो किसमें से 1400 मेगावाट कौन सी है सर? हाइड्रो पावर है। 900 मेगावाट कोल पावर है। तो धीरे धीरे क्या कर रहे हैं ये लोग? अपने रिन्यूएबल को बढ़ावा दे रहे हैं। ठीक है, अच्छी बात है सर। विशेषकर सौर ऊर्जा को बढ़ावा दे रहे हैं, अच्छी बात है सर ये। ठीक है, सौर ऊर्जा को बढ़ावा दे रहे हैं। अब इस काम के लिए भारत सरकार फंडिंग दे रही है श्रीलंका को। तो क्या हम फंडिंग दे रहे हैं? जी नहीं, सुनिए आराम से, उसकी बात कर दूँ मैं आपसे। यहाँ पर 100 मिलियन की जो फंडिंग दी जा रही है श्रीलंका को, वो दी जा रही है ISA के फंड से। जी हाँ, चूँकि ISA की स्थापना भारत ने की थी फ्रांस के साथ मिलकर 2015 में। तो 89 कंट्रीज़ हैं, बता दूं मैं आपको यहाँ पर, जो ISA से फंडिंग प्राप्त कर रही हैं। ISA का नाम जाना है, आपने सुना है? अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन, जिसमें भारत और फ्रांस फाउंडर थे उसके। 2015 में मोदी जी और होलांडे साहब जो राष्ट्रपति थे फ्रांस के, उन्होंने स्थापित किया था। 89 देशों को सहायता दी जा रही है ISA के द्वारा इस प्रकार की। और उसी के तहत श्रीलंका को सोलर पावर बढ़ाने के लिए ये $100 मिलियन दिए जा रहे हैं। दे भारत राय अलग बात है, लेकिन ये दी जा रही है फंडिंग अंडर द ISA बैनर, क्योंकि ISA का मेंबर है श्रीलंका। और सौर ऊर्जा को बढ़ाने के लिए ये LOC दी जा रही है, उधार दिया जा रहा है। इसको लौटाना पड़ेगा श्रीलंका को आने वाले सालों में। दोस्तों क्या याद हो पाएंगी सारी बातें ये? That's it.